वेलकम टू शॉर्टकट चिल्ड्रन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। नाउ व्हाट आर रिसोर्सेज एंड हाउ दे हेल्प इन डेवलपमेंट, ये यहाँ हमें समझने को मिलेगा इस चैप्टर के द्वारा। एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स प्रोवाइडेड it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कि हमारे एनवायरनमेंट में उपलब्ध है, हमारे वातावरण के अंदर यानी कि इस पृथ्वी के ऊपर उपलब्ध है और हमारी ज़रूरतें पूरी करने में वो हमें मदद करे, भले वो टेक्नोलॉजी के तौर पे हो या फिर इकोनॉमिकली हमारे लिए हमारी पहुंच के अंदर हो और कल्चरली हम उसको एक्सेप्ट कर सकें, यानी कि हम अपनी जीवन की सुख सुविधाओं के लिए उन चीज़ों का उपयोग कर सकें। और उन चीज़ों का उपयोग करने में हमें, अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो उसमें भी वो कारगर हो, अगर हम इकोनॉमिकली यानी कि मनी मैटर्स में बात की जाए कि वो हमारी पहुंच के अंदर हो, कि भाई ऐसा भी ना हो कि बहुत ही महंगा हो कि हम उसको बड़ी मुश्किल से ख़रीद पाएँ, और कल्चरली यानी कि हमारे कल्चर में भी वो फिट हो जाए, उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं। फिज़िकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग के साथ साथ ये टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस में भी ये काम करे, इसको हम कह सकते हैं एक रिलेशनशिप। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं 1.1, दिस इज़ द इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ये इंसानों के साथ इन तीनों चीज़ों का किस प्रकार से संबंध है वो बताया गया है। रिसोर्स देख सकते हैं आप यहाँ पर। रिसोर्स जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है ह्यूमन यानी कि मैन मेड। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो रिन्यूएबल भी होते हैं और नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं। रिन्यूएबल में वो चीज़ें आती हैं जो हमें दोबारा से मिल जाती हैं, यानी कि ख़त्म होने के बाद दोबारा खुद ब खुद बनती रहती हैं। नॉन रिन्यूएबल में वो चीज़ें आती हैं जो ख़त्म होने के बाद दोबारा बनती नहीं है या फिर उनको बनने में हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं। जैसे कि रिन्यूएबल में बात करें, विंड, हवा, पानी, ये फिर से धरती पे आ जाता है बारिश के द्वारा पानी फिर से, तो इट्स रिन्यूएबल ओनली, ठीक है। और इसमें भी एक बायोलॉजिकल आता है, बायोलॉजिकल में आता है एक नेचुरल वेजिटेशन और दूसरा आता है वाइल्ड लाइफ। अब ये जो है ये भी नेचुरली बढ़ते ही रहते हैं। पेड़ आप काटते रहो कोई बात नहीं, फॉरेस्ट जो है वो नेचुरली भी उगते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सब चीज़ें हम ही उगाते हैं, ऑल्दो हम फॉरेस्ट काटते ज़रूर हैं, लेकिन वो नेचुरली अगर हम उसको थोड़ा संयम से ठीक तरीके से काटें तो वो फिर उग जाते हैं। वाइल्ड लाइफ की बात करें, वाइल्ड लाइफ कंटिन्यूसली बढ़ती ही जाएगी पॉपुलेशन। नॉन रिन्यूएबल में हम ले सकते हैं मेटल्स की बात कर सकते हैं। मेटल्स वो हैं जिनको हम यूज़ कर लेंगे तो दोबारा नहीं मिलेंगे, धरती के नीचे से आप निकाल लो उसको, क्या दोबारा बन जाएंगे? वो नहीं बनेंगे। दूसरे मेटल्स वो होते हैं नॉन रिसाइकलेबल यानी कि फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, ठीक है। रिसाइकलेबल का मतलब वो होता है जिनको हम दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लोहे की चीज़ें, आपके घर में भी कबाड़ी वाला आता होगा, बंगार वाला, जो कि सामान लेता होगा लोहे का सामान, तो वो क्या करते हैं उसको इंडस्ट्री में भेजकर फिर से रिसाइकिल करवा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिसाइकलेबल। दूसरा होता है नॉन रिसाइकलेबल। अब जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, घर में आप गैस जो जलाते हैं, जो मम्मी यूज़ करती है किचन में, क्या वो गैस को आप दोबारा बना सकते हैं ख़त्म होने के बाद? नहीं, हम नहीं बना सकते हैं उसको, दैट इज़ नॉन रिसाइकलेबल। क्या हम लोग पेट्रोल जो गाड़ी के अंदर जल जाता है, पूरा हो जाता है ख़त्म, उसको हम दोबारा बना सकते हैं? दैट इज़ ऑल्सो नॉन रिसाइकलेबल। दूसरा ये तो था नेचुरल के बारे में। मैन मेड की बात करें, मैन मेड रिसोर्सेज में आता है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। स्ट्रक्चर्स यानी कि बड़ी बड़ी जो भी चीज़ें हम बनाते हैं अपनी स्किल से, उसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस हो गई, भले वो कॉलेजेस एक्सेट्रा या फिर जियोलॉजिकल पार्क्स हो गए या फिर इंस्टीट्यूशंस रिसर्च के लिए बनाते हैं वो चीज़ें। फिर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब क्वांटिटी यानी कि चीज़ों की क्वालिटी वो हमारे पास हमारे हिसाब से डिपेंड करती है कि हम कितना बना सकते हैं उसको, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, ये दोनों चीज़ें हमारे हिसाब से चल सकती हैं। अब the process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institution। तो जो हमारे environment के अंदर चीज़ें अवेलेबल हैं उनको ट्रांसफॉर्मेशन करने का जो प्रोसेस है वो ह्यूमन का रिलेशनशिप बताता है इंस्टीट्यूशन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ और नेचर के साथ। यानी कि इंसान जो है किस प्रकार से नेचर से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ा हुआ है, ये रिलेशनशिप हमारा जो है यही बताने के लिए यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है उसको दर्शाया गया है। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि हम जानते हैं कि इंसान जो है
वो नेचर की हेल्प लेकर, यानी कि जो हमें रिसोर्सेज हैं वो हमें नेचर से मिलते हैं, उन नेचर के रिसोर्सेज का यूज़ करके ह्यूमन बींग्स हैं जो वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसका उपयोग करके अपनी डेवलपमेंट के लिए इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं. Do you think that resources are free gift of nature as is assumed by many? They are not. Resources are a function of human activities. Human beings themselves are essential components of resources. They transform material available in our environment into resources and use them. These resources can be classified in the following ways. अब क्या आप कह सकते हैं कि जो ये रिसोर्सेज हैं ये हमारे लिए नेचर का फ्री गिफ्ट है. ऑल्दो ऐसा तो हम समझते ही हैं, हम पढ़ाते भी हैं बच्चों को कि नेचर के द्वारा जो ये चीज़ें हमें दी गई हैं, दीज आर अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस. लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है, क्योंकि इंसान जो है अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा, हम खुद इंसानों की बात करें तो हम भी एक रिसोर्स ही हैं, और हम इन एसेंशियल कंपोनेंट्स को, यानी कि जो हमारे वातावरण के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर, इनको ट्रांसफॉर्म करते हैं और इनको यूज़ करते हैं अपने लिए. यानी कि आप देखिए कॉटन जो है वो ज़मीन पे उगता है, तो कॉटन उगने के बाद आप कॉटन को ज़मीन से निकाल कर, उगने के बाद उसको निकाल कर अपनी बॉडी पर चिपका कर नहीं घूम सकते हैं. इंसान पहले बड़ी अच्छे तरीके से उसको कॉटन को निकालता है खेत से, फिर उसको इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है, फिर वहाँ पर उससे कपड़े बनते हैं, फिर उसको हर एक जगह पर सप्लाई किया जाता है. यानी कि इन सब एक्टिविटीज़ के अंदर इंसान जो है, अगर वो ना हो तो क्या कॉटन किसी यूज़ का रहेगा हमारे लिए? बिल्कुल नहीं. तो हम भी एक तरह से रिसोर्स की तरह ही काम करते हैं, और इन रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में, ऐसे तरीके से, इस प्रकार से बदलने में, जैसे कि हम यूज़ कर पाएँ, ऐसे तरीके से उसको मॉडिफाई करने में हम मदद करते हैं. तो ये रिसोर्सेज जो हैं इनको हम अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि वो कहाँ से पैदा होते हैं, बायोटिक या अबायोटिक. बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो जीवित प्राणियों के इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हम कह सकते हैं. अबायोटिक वो होते हैं दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तो बायोटिक में यानी कि इन द हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ. अबायोटिक में हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग, जिसमें मतलब बायोटिक फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए ये अवेलेबल ना हो, उसमें अबायोटिक में आ जाएगा जैसे एयर, वाटर, सनलाइट वगैरह, दीज ऑल थिंग्स आर नॉन लिविंग. तो इनके हिसाब से. और दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल वो होते हैं जो दोबारा से रिन्यू हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो दोबारा से रिन्यू नहीं किए जा सकते हैं. तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल. अब ऑनरशिप के आधार पर भी इसको बांटा जाता है कि इसके ऊपर किसका अधिकार है. एक पर्टिकुलर व्यक्ति का अधिकार है, पूरी कम्युनिटी का, पूरे देश का, या फिर पूरे विश्व का अधिकार है, उसके आधार पर भी इसको बांटा जाता है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स. अब डेवलपमेंट के आधार पे, यानी कि स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, उसमें भी आते हैं तीन प्रकार, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स. अब इनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन के आधार पे देखते हैं बायोटिक. These are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. बायोटिक रिसोर्सेज में वो आते हैं जो कि हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं. किससे मिलते हैं? बायोस्फीयर से मिलते हैं, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, फ्लोरा एंड फोना यानी कि जीव जंतु, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे आ जाते हैं, फिशरीज यानी कि जहाँ पर फिशेज रहती हैं, ऐसे सोर्सेज भी आ जाते हैं, लाइव स्टॉक्स भी आ जाते हैं इसके अंदर. देन अबायोटिक. अबायोटिक में ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक. जिनके अंदर लिविंग थिंग्स यानी कि जीवित पशु पक्षी प्राणी नहीं आते हैं उसको बोलते हैं अबायोटिक फैक्टर्स, जैसे कि रॉक्स हो गए, मेटल्स हो गए, एक्सेट्रा. दीज आर नॉन लिविंग एंड दे डोंट कंटेन एनी काइंड ऑफ बायोटिक फैक्टर. ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, रिन्यूएबल. रिन्यूएबल वो होते हैं दैट कैन बी रिन्यूड या रिप्रोड्यूस, जिनको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फिजिकल या केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा. and they are called renewable or replenishable resources. For example, solar and wind energy. अब ये जो सब चीज़ें हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा, ये सब ख़त्म हो सकते हैं नहीं, इनको हम दोबारा से बना सकते हैं. आज धूप चली गई, कल दोबारा फिर आ जाएगी. हवा भी नहीं चल रही है तो थोड़ी देर में फिर चलने लगेगी. तो दीज आर रिन्यूएबल सोर्सेज. और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल में आते हैं ऐसी चीज़ें जो कि
एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ख़त्म हो जाएंगी और फिर उनको बनाने में, ऑल्दो वो बन तो जाएंगी लेकिन उनको बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल लग जाएंगे। तो ऐसे जो रिसोर्सेज है वो तो हमारे ज़्यादा काम के नहीं हैं, क्योंकि अगर आज उसको हम ख़त्म कर देंगे और 1 लाख साल बाद वो दोबारा बनेंगे तो वो हमारे लिए, प्रेजेंट जनरेशन के लिए तो कोई भी काम के नहीं रहेंगे। तो इनको कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑनरशिप के आधार पे देखा जाए तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो हैं ये वो हैं जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के द्वारा, इनकी एक व्यक्ति का जिसके ऊपर अधिकार होता है। जैसे कि फार्मर का खेत है, अब आप अगर फार्मर हैं तो आपके पास 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ ज़मीन है, या फिर आपका घर है, आपका बंगलो है, आपकी प्रॉपर्टी है, वो सब उसके ऊपर किसका अधिकार है? आपका अधिकार है। तो वो जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के तौर पे जिसको हम गिनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दूसरा आता है कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि एक कम्युनिटी के मेंबर्स के द्वारा, जैसे कि अब एक गांव के अंदर अगर हम देखें, गांव के बाहर एक नहर है जिसमें से पानी उस गांव के लोग लेते हैं, भले वो पीने के लिए लेते हैं, भले वो खेतों में लगाने के लिए लेते हैं। तो वो नहर के ऊपर, उस नहर के पानी के ऊपर पूरी कम्युनिटी का अधिकार है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। या फिर उस गांव के अंदर एक ग्राउंड है क्रिकेट खेलने के लिए या कोई भी चीज़ के लिए, उस ग्राउंड पे सब लोगों को, पूरे गाँव वालों का अधिकार है। सो दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, कम्युनिटी बेस्ड। तीसरा है नेशनल रिसोर्सेज। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू नेशन। तो टेक्निकली देखा जाए तो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब बिलोंग करते हैं किसको? देश को बिलोंग करते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो, ऐसी प्रॉपर्टी, भले वो पब्लिक प्रॉपर्टी है एट्सेट्रा, जो कि एक्चुअल में तो वो नेशनल प्रॉपर्टी हुई, तो वो चीज़ें जो जिसके ऊपर पूरे देश का कब्जा है, देश का अधिकार है, उसको हम बोल सकते हैं नेशनल रिसोर्स। जैसे कि रोड की बात करें, कैनल्स, रेलवे एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो हैं ये इसके ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, एक कम्युनिटी का अधिकार नहीं है, इसके ऊपर हम सब का अधिकार है। हमारी गवर्नमेंट ने इसको बनाया है, हमारे लिए बनाया है। इवन फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ होगी, लैंड हो गया, जो पॉलिटिकल बाउंड्री यानी कि हमारे देश की जो ज़मीन है वो है, हमारा ओशिनिक बाउंड्रीज एट्सेट्रा, ये सब जो है ये हमारा अधिकार इसके ऊपर है, हमारे देश का अधिकार है, इसीलिए इनको नेशनल रिसोर्सेज भी कहते हैं। अब यहाँ पर बाउंड्रीज़ के बारे में बताया गया है कि सी बाउंड्री जो होती है ना, सी के अंदर, समंदर के अंदर, उसको गिना जाता है नॉटिकल माइल्स के द्वारा। नॉटिकल माइल्स मतलब क्या होता है? 12 नॉटिकल माइल्स मीन्स 22.2 किलोमीटर। 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है 22.2 किलोमीटर। तो ये जो है टेरिटोरियल वाटर, यानी कि पानी में जो बाउंड्री मापी जाती है उसको नॉटिकल माइल्स के द्वारा मापा जाता है। ज़मीन को हम माइल्स में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, लेकिन समंदर के अंदर जो दूरी रहती है वो नॉटिकल माइल से मापी जाती है। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो बहुत सारे रिसोर्सेज को रेगुलेट करती हैं, जैसे कि द ओशिनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें हम, जैसे कि WHO है हमारा, वो एक इंटरनेशनल बॉडी है, वर्ल्ड बैंक है, तो वो सब इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं। तो जैसे कि सी बाउंड्री की बात करें, देखिए भारत का जो हिस्सा है, जो भारत जो है उसके 3 तरफ समंदर है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन। लेकिन कोई भी देश जो है, हम 200 नॉटिकल माइल्स, यानी कि भारत का जो दक्षिण मोस्ट पार्ट है, यानी कि साउथ मोस्ट पार्ट है, वहाँ पर हम 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक जाएंगे तो चलिए उस पर लगभग हमारा अधिकार है। लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो समंदर है उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, ना ही किसी और देश का अधिकार है। तो उसके बाद का हर एक कंट्री के बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो एरिया रहता है वो सरकार या किसी के भी अंडर नहीं रहता है, वो इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाता है। तो बिना इंटरनेशनल बॉडी की इजाज़त के वहाँ नहीं जाया जा सकता, उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज। Resources which are found in a region but have not been utilized. For example, the western parts of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. Potential resources यानी कि डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ है लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया गया, यानी कि आपके पास पावर है लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हो। तो भारत के अंदर हम गुजरात की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, तो वेस्टर्न पार्ट जो हमारा है ना, जो सी को टच करता है, अरेबियन सी को, ये एरिया आप देखिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर तेज़ हवा रहती है। अभी प्रेजेंट टाइम की अगर मैं 2021 की बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे विंड फार्म्स लगे हुए हैं, बहुत सारे विंड फार्म्स हैं, जिससे एनर्जी की जो समस्या है वो हमारे देश में पूरे में बहुत ही अच्छे से दूर की गई है। तो ये एरियाज़ के अंदर यानी कि पोटेंशियल है, करने की क्षमता है, लेकिन डेवलपमेंट की नहीं गई है प्रॉपरली।
तो इसको कहा जाता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन determined for utilization. The development of resources depend on technology and level of their feasibility. इसमें ऐसे रिसोर्सेज आते हैं जिनको सर्वे किया गया है, जिनकी अध्ययन कर लिया गया है, जिनको स्टडी कर लिया गया है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के को स्टडी कर लिया गया है और उनकी यूटिलाइजेशन को डिटरमाइन कर लिया गया कि इनका उपयोग कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसको यूटिलाइज करने का एक सिस्टम बना लिया गया है। टेक्नोलॉजी के लिए, यानी कि भले इंडस्ट्री में यूज़ किया जाए या किसी भी तरीके से उसका यूज़ किया जा सकता है। दीज आर कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्स, यानी कि इनका ऑलरेडी यूटिलाइजेशन के लिए इनकी क्वालिटी चेक, क्वांटिटी चेक हो चुका है कि इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, कितने समय तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। स्टॉक की बात करते हैं। मटीरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डोंट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज आर included among stock. For example, water is a compound of two gases, hydrogen and oxygen. Hydrogen can be used as a rich source of energy, but we don't have advanced technical know-how to use it for this purpose. Hence, it can be considered as a stock. अब हम बात करते हैं स्टॉक की। तो स्टॉक में ऐसी चीज़ें आती हैं जिनके बारे में हमें पता तो है कि इसके अंदर ये चीज़ है, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है, वो यूज़ करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि आप जानते हो कि हाइड्रोजन जो है वो एक बहुत ही रिच एनर्जी का सोर्स है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास है भी बहुत। कैसे? आप जब साइंस में पढ़ते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव वाटर, यानी कि वाटर जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन उस वाटर के अंदर हम हाइड्रोजन को निकाल नहीं सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इसकी हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस वाटर में से हाइड्रोजन को निकाल के उससे एनर्जी पैदा कर सके। तो इसके लिए हमारे पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसीलिए हम वाटर को कह सकते हैं एक स्टॉक। रिजर्व्स की बात करते हैं अभी। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. These can be used for meeting future requirements. River water can be used for generating hydroelectricity power, but presently it is being utilized only to a limited extent. Thus, the water in the dams, forests, etc. is a reserve which can be used in future. Reserves में वो चीज़ें आती हैं जो हम एक तरह से स्टॉक ही मान सकते हैं। रिजर्व एक स्टॉक का एक पार्ट है। स्टॉक हमने देखा कि उसकी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हमको टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास कि हम उसको उपयोग कैसे करें, लेकिन रिजर्व्स में वो चीज़ें आती हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, उसके बारे में उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम उसको यूज़ जिस एक्सटेंट तक, जिस मात्रा तक हमें उसको यूज़ करना है, हम नहीं कर रहे हैं। हमें पता है उसका उपयोग कैसे होगा, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। जैसे कि वाटर जो है, जो कि नदियों के अंदर है या डैम्स के अंदर है, उन वाटर के बारे में हमें पता है कि इसके अंदर सिर्फ हम इसका उपयोग इरिगेशन के लिए नहीं करेंगे, हम इससे बिजली भी पैदा कर सकते हैं और इस बिजली का उपयोग बहुत तरीके से किया जा सकता है। लेकिन हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो इसीलिए हम इसको रिजर्व में भी कैलकुलेट करते हैं। Now, development of resources. Resources are vital for human survival as well as for maintenance for the quality of life. It was believed that resources are free gifts of nature. As a result, human beings use them indiscriminately, and this has led to the following major problems. अब resources जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, यानी कि resources नहीं होंगे तो हमारी लाइफ क्वालिटी धीरे धीरे गिरने लगेगी और होपफुली कि ये हमारा जो जीवन है बहुत ज़्यादा इससे दुख में पहुंच सकता है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम्स हम लोग फेस करेंगे आने वाले समय में अगर हम रिसोर्सेज को ध्यान से यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन इंसान ने इस गलत फहमी में कि एक फ्री गिफ्ट है नेचर का हमारे लिए, इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है कि आज बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो गई है। जैसे कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। हम कुछ पर्टिकुलर लोगों के, एक उद्योगपति जो लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना जिनका एक मोटिव है, उन लोगों के लिए हमने इन रिसोर्सेज को डिप्लीट करना, ख़त्म करना शुरू किया है, जिससे ये जो रिसोर्स है धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। देन accumulation of resources in few hands, which in turn divide the society into two segments, that is haves and have nots or rich and poor. अब accumulation यानी कि ये जो रिसोर्सेज हैं ऐसे तो इनके ऊपर सबका अधिकार है, आपका भी है, मेरा भी है, हर एक भारतीय का, हर एक इस विश्व के व्यक्ति का है। लेकिन ये जो रिसोर्सेज हैं ये सिर्फ कुछ लोगों के ही हाथ में दे दिए गए हैं, जिस कारण से वो अपनी मर्ज़ी से अपने फ़ायदे के लिए इसका उपयोग करते हैं, लेकिन आम आदमी को इससे कुछ नहीं मिलता है।
Then indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अब इतना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इन रिसोर्स का, स्पेशली द फॉसिल फ्यूल्स, कि ये जो ग्लोबल इकोलॉजिकल बैलेंस जो था वो बिगड़ चुका है, बैलेंस जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसी कारण से ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, देन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, ये समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो गई हैं। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. अगर इसी तरीके से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में रहा और वो अपने फ़ायदे के लिए इसको नुकसान पहुंचाते गए, तो रियल में हॉलीवुड मूवीज़ की तरह हम किसी दिन एक ऐसे प्लैनेट पे रहेंगे जिसके अंदर जो अमीर लोग हैं वो तो ऐशो आराम से जी रहे हैं। खैर आज भी वैसा ही हाल है, वो तो ऑक्सीजन खरीद कर भी ले लेंगे, लेकिन आम आदमी जो है ऑक्सीजन के अभाव में, रिसोर्सेज के अभाव में अपना अस्तित्व बचाने में हमें मजबूर दिखाई देगा। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. Sustainable existence is a component of sustainable development. तो हर एक व्यक्ति जो है वो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि हम उतना ही यूज़ करें जितने में हम जीवित रह सकें, यानी कि जो एक्स्ट्रा हम करते हैं वो यूज़ ना करें, जितना हमारे लिए ज़रूरी है उतना ही। अब देख, खाना हम खाते हैं, हम जितना हमें भूख है उतना ही खाना खाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जब हम शादी ब्याह में जाते हैं जहाँ हमने मे भी कवर दिया होता है, पैसे दिए होते हैं, तो हम सोचते हैं भाई आज तो खा लो जितना खा सकते हैं। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमें उतना ही यूज़ करना है जितना हमें ज़रूरी है हमारे लिए। इसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए हमें ये चीज़ें जो हैं जितनी यूज़ होनी चाहिए उतनी ही करनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आज हम क्या है, डेवलपमेंट की दौड़ में इतने ज़्यादा पागल हो चुके हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसी को भूलते जा रहे हैं। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो कमिंग जनरेशन्स के लिए ये जो रिसोर्सेज हैं ये नहीं बचेंगे। Sustainable development. Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. Sustainable development का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना डेवलपमेंट करें, यानी कि हमें विकसित होने का पूरा अधिकार है, हर एक व्यक्ति का, हर एक देश को अधिकार है विकसित होने का, अपना विकास करने का, लेकिन एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना ये करना है। और एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाने से यहाँ पर तात्पर्य ये है कि आप आज अगर डेवलपमेंट की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए इतने ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ कर लेंगे कि आने वाली जनरेशन्स के लिए अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो वो कैसे जिएंगे। इसके लिए हम बहुत सारे मेरे ख्याल से आप लोगों ने, एक एडवर्टाइजमेंट आती थी टीवी के ऊपर, एक बच्चा अपने फादर के साथ जाता है, जब वो रेलवे स्टेशन पे, सॉरी रेलवे ट्रैक फाटक जो रहता है, क्रॉसिंग रहती है, वहाँ पर जो रुकते हैं तो फादर जो है गाड़ी बंद नहीं करते हैं, लेकिन वो बच्चा गाड़ी बंद कर देता है, चाबी ऑफ कर देता है। तो फादर पूछते हैं पापा बच्चे ये क्या किया, तो बोलता है कि पापा आप तो आज यूज़ कर रहे हैं पेट्रोल, लेकिन जब मैं बड़ा हूँगा तो मुझे भी तो गाड़ी चाहिए ना, मैं क्या गाड़ी में धक्का मार के चलाऊँगा गाड़ी। तो इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गाड़ी होगी लेकिन पेट्रोल नहीं होगा, ठीक है, तो गाड़ी का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए पेट्रोल का यूजेज आज अगर हम कम करेंगे तो कमिंग जनरेशन के लिए वो अवेलेबल होगा। आगे हम पढ़ेंगे रियो डी जेनेरो की अर्थ समिट के बारे में, जो कि 1992 में हुई थी, और कुछ और ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में हम देखेंगे, बट दैट विल स्टार्ट टुमारो। चिल्ड्रन, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमने पहले किया था उसमें हमने काफ़ी कुछ इसके बारे में जाना था, और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अलग अलग जगहों पे समिट्स की गई, यानी कि आयोजन किए गए, जहाँ पर मीटिंग्स की गई। तो पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पर रियो डी जेनेरो के बारे में, जहाँ पर अर्थ समिट हुई थी 1992 में। इन जून 1992 मोर देन 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first international Earth Summit. The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. The assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. तो 1992 में रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है, कैपिटल है वहाँ की, वहाँ पर एक मीटिंग हुई जो अर्थ समिट के नाम से जानी जाती है। दैट वाज द फर्स्ट अर्थ समिट। या याद रखना आपको, फर्स्ट अर्थ समिट कब हुई थी, 1992 में। कहाँ हुई थी? ब्राज़ील, रियो डी जेनेरो। तो इसके अंदर जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है उसके बारे में बात की गई, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर जो बदलाव आते जा रहे हैं इतने तेज़ी से, यानी कि सडन चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ
पोल्यूशन एंड ऑल, तो इसके ऊपर काफ़ी विचार विमर्श किया गया और अंत में डिसाइड किया गया, एक ट्रीटी साइन की गई जिसमें सब देशों ने, लगभग 100 से ज़्यादा देश इसमें जुड़े थे। उन्होंने एजेंडा 21 के नाम से एक फॉरेस्ट प्रिंसिपल, जो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल था, उसको पास किया और उसके मुताबिक वो सब देश जो हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करेंगे। यानी कि जो हमने कल पढ़ा था, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, यानी कि जो चीज़ें हम आज यूज़ कर रहे हैं वो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बच पाएँ, इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अगर हम उन चीज़ों को इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे कि आने वाली जनरेशन्स के लिए वो ना बचे, तो फिर तो हमारी डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है। अब एजेंडा 21 क्या है वो देखते हैं। इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस on environment and development, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibilities. One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21. अब 1992 में जो ये लोकल मीटिंग हुई थी वहाँ पर रियो में, उसी के अंदर एक एजेंडा 21 जो साइन किया लोगों ने, जो सब लोगों ने उसको माना, तो वो क्या था, वो यूनाइटेड नेशंस की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के लिए रियो में 1992 के अंदर, उसी के अंदर एक एजेंडा भी पास किया गया जिसके मुताबिक कि ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी जो है उसको मेंटेन किया जाएगा। यानी कि पूरे वैश्विक लेवल पे जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उनका निदान करने की कोशिश की जाएगी, उनसे हमें किस प्रकार से लड़ना है उसका जो एक पूरा प्लान तैयार किया जाएगा। दैट विल बी ऑन इंटरनेशनल लेवल, यानी कि एक पर्टिकुलर देश नहीं, हर एक देश अपनी अपनी जगह पर कोशिश करेगा। तो हर एक व्यक्ति जो है, हर एक देश जो है वो अपनी अपनी जगह पर सिर्फ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ही नहीं, उस देश की गरीबी, पॉवर्टी जिसको हम बोलते हैं, डिजीज़, इन सब चीज़ों से वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल कॉपरेशन से वो लड़ेंगे। यानी कि पूरा विश्व जो है एक फैमिली की तरह काम करेगा और इन सब चीज़ों से लड़ेगा। और लोकल गवर्नमेंट जो है वो अपना खुद का एजेंडा बना सकती है कि कैसे वो इन चीज़ों को सुधार कर सकती है। रिसोर्स प्लानिंग के बारे में देखेंगे अभी। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज. इट हैज़ इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया which has enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital shortages. For example, the states of Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are rich in minerals and coal deposits. Arunachal Pradesh has abundance of water resources but lack in infrastructure development. The state of Rajasthan is very well endowed with solar and wind energy but lacks in water resources. The cold deserts of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. It has very rich cultural heritage but deficient in water and infrastructure and in some vital minerals also. This calls for balanced resource planning at the national, state and regional and local level. तो यहाँ पर रिसोर्स प्लानिंग की बात की गई है। रिसोर्स प्लानिंग क्या है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, आप उसको इस प्रकार से प्लान करके उसको बांटो पूरे देश के अंदर कि आपके देश के अंदर जो डेवलपमेंट में जो पिछड़े हुए इलाके हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सकें। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे देश के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर मिनरल्स ज़्यादा हैं और दूसरी जगह पर वो पर्टिकुलर मिनरल्स जो हैं वो कम हैं। किसी जगह पर किसी चीज़ की भरमार है तो किसी जगह पर किसी चीज़ की कमी है। झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसी जगह हैं वहाँ पर मिनरल्स बहुत हैं, कोल बहुत है, कोयला बहुत मिलता है वहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा पानी है, वाटर इज़ इन अबंडेंट, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं है। राजस्थान के अंदर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी बहुत है लेकिन पानी नहीं है। जो लद्दाख है जो कि सबसे ठंडी जगह है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, कल्चरल हेरिटेज के तौर पे बहुत ही रिच है लेकिन वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वाइटल मिनरल्स नहीं है, पानी की डेफिशिएंसी है। तो सरकार जो है भले वो स्टेट लेवल पे हो, सेंट्रल लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या लोकल लेवल पे हो, वो सब इन रिसोर्सेज को इस प्रकार से डिवाइड करे कि हर एक जगह पर डेवलपमेंट जो है वो इक्वल तरीके से हो। नाउ नेक्स्ट इज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। रिसोर्स प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहला, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। सबसे पहले हमें सर्वे किया जाए, पता लगाया जाए कि किस जगह पर कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और कितने
अवेलेबल हैं, इस चीज़ को कैसे हम पता लगाएंगे? बाय सर्वे किया जाए इन सब चीज़ों का। दूसरा, evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans। अब रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें प्रॉपर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, प्रॉपर स्किल की ज़रूरत है और प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल सेटअप की भी ज़रूरत है कि हमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाने चाहिए जहां पर हम इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें, लागू कर सकें। सिर्फ सर्वे करने से बात नहीं बनेगी। सर्वे कर लिया, आपको पता लग गया कि यहाँ पर इतनी चीज़ है, तो फिर आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, स्किल का उपयोग करके इस चीज़ को प्लान करने के बाद हर जगह पर उसको इक्वली डिवाइड भी करना है। तीसरा है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। हम पहले तो सर्वे करके पता लगाएंगे उन चीज़ों का, फिर टेक्नोलॉजिकली और इंस्टीट्यूशनल सेटअप के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर मैच करेंगे डेवलपमेंटल प्लान्स जो है नेशनल लेवल पे, उसको हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान से कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं और हमारा नेशनल डेवलपमेंट प्लान क्या है, तो उसके हिसाब से इन दोनों को मैच करने की कोशिश करेंगे। अगर ये मिसमैच होंगे तो डेवलपमेंट कहीं भी हमारे नज़दीक नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपके पास कम साधन हैं तो आप ज़्यादा डेवलपमेंट उससे नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ज़्यादा साधन हैं और उसको आप प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हैं, प्लान नहीं करते, तो भी आपका डेवलपमेंट आपके पास नहीं आएगा। यू कांट डेवलप योरसेल्फ। तो इन दोनों के बीच में एक तालमेल होना बहुत ही ज़रूरी है। इंडिया हैज़ मेड concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence। तो भारत ने शुरू के 5 साल जो पहले फर्स्ट 5-year प्लान बनाया गया था, जिसको हम पंचवर्षीय योजना बोलते हैं, तब से इस दिशा में कदम उठाने शुरू किए और काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी भारत ने उस समय से की है। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज a necessary condition for the development of any region, but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development। There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions। On the contrary, there are some regions which have a poor resources base but they are economically developed। अब अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स कि किस जगह पर कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो चीज़ तो मायने रखती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी, इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगी, तो डेवलपमेंट के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट उत्पन्न हो सकती है। तो सिर्फ अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की होने से सब कुछ नहीं होगा। अगर अवेलेबिलिटी है चीज़ों की, रिसोर्सेज की, तो उसको यूज़ करने के लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना भी बहुत ज़रूरी है। तो भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी वो बैकवर्ड इलाके हैं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders। It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes। India has experienced all this in different phases of colonization। Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experiences of the people। अब कॉलोनाइजेशन से इसको जोड़कर देखा गया। कॉलोनाइजेशन क्या होता है? कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है कि जब छोटे देशों के ऊपर बड़े देशों ने कब्जा किया, जैसे भारत के ऊपर भी इंग्लैंड ने कब्जा कर रखा था। हम यहाँ पर छोटे देश नहीं कहेंगे, मैं अपना वर्ड चेंज करना चाहूँगा, छोटे देश नहीं कहूँगा मैं कहूँगा कि ऐसे देश जो कि टेक्नोलॉजी जिनके पास नहीं थी लेकिन उनके पास रिसोर्सेज बहुत थे, तो ज़्यादा रिसोर्सेज थे वहाँ पर इन देशों ने, जो कि फॉरवर्ड देश थे, जो कि डेवलप्ड देश थे, उन्होंने वहाँ के रिसोर्सेज को पहचाना और वहाँ पे अपना कब्जा किया। इसी को कॉलोनाइजेशन कहा जाता है और कॉलोनी बना लिया उसको अपनी। अब भारत जैसे देश को अंग्रेज़ों ने 200 साल तक रूल किया भारत के ऊपर, तो इसका रीज़न क्या है कि भारत के पास रिसोर्सेज बहुत थे और अंग्रेज़ों के पास टेक्नोलॉजी थी। तो सिर्फ रिसोर्सेज अगर अकेले रहें तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ती है। और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, तभी देश जो है आगे बढ़ सकता है। तो अगर हम बात करें 1800s की या 1900 की,
तो उस समय काफ़ी जो देश थे जो कि रिसोर्सेज के मामले में काफ़ी साउंड थे, उनके ऊपर दूसरे देशों ने कब्जा किया और अपनी टेक्नोलॉजी के बल पे उन्होंने वहाँ से रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने आप को समृद्ध बनाया है। तो भारत भी उन्हीं में से एक देश था जिसके ऊपर अंग्रेज़ों ने कई साल राज करके अपने खजाने भरे हैं। Next we'll see about conservation of resources. Resources are vital for any developmental activity, but irrational consumption and overutilization. अब रिसोर्सेज हैं बहुत ही ज़रूरी हैं किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इनको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे तो रिसोर्सेज जो हैं वो प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं। कौन सी प्रॉब्लम्स? सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब इन चीज़ों से उभरने के लिए हमें रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, यानी कि रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करना है, बचाना है अलग अलग लेवल्स के ऊपर। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट, और यही ज़्यादातर जो हमारे पुराने समय के जो लीडर्स थे, थिंकर्स थे, उनका मेन मुद्दा होता था। एग्जाम्पल के तौर पे गांधी जी जो थे वो इस दिशा में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे, महात्मा गांधी, और उन्होंने रिसोर्सेज के बारे में, उनको कंजर्व करने के बारे में लिखा है, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एवरीबडीज़ ग्रीड। कि दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ग्रीड, लालच को पूरा करने के लिए कुछ नहीं। यानी कि अगर हम अपनी ज़रूरतों की बात करें तो देयर इज़ इनफ, इस दुनिया के अंदर इनफ चीज़ें हैं हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, लेकिन अगर हम लालच की बात करें तो हमारे लालच से हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level. He was against mass production and wanted to replace it with the production of by the masses. गांधी जी जो थे वो सेल्फिश नेचर जो हमारा है उसके विरोध में थे कि हमारा जो नेचर है वो सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ अपने बारे में सोचकर एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए रिसोर्सेज को। और उन्होंने टेक्नोलॉजी को एक मेन जिम्मेदार जो माना, वो टेक्नोलॉजी को माना कि टेक्नोलॉजी जो है वो रिसोर्सेज के डिप्लीट होने का कारण बन रही है। अब इसमें कहीं ना कहीं वो सही भी कहते थे, बिकॉज ऑल्दो हम जानते हैं कि आज जो हम जिस जगह पर खड़े हैं, जो डेवलपमेंट की राह पर हम खड़े हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन इससे रिसोर्सेज का जितना नुकसान हो रहा है वो देखने वाली बात है। उनका मानना था कि मास प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए, जबकि प्रोडक्शन बाय मासेस, यानी कि मास प्रोडक्शन का मतलब एक मशीन बहुत सारी चीज़ें बना रही है, लेकिन अगर बहुत सारे लोग कम चीज़ें बना रहे हैं तो वो बेटर रहेगा, बिकॉज उससे लोगों को काम भी मिलेगा और चीज़ों का जो यूटिलाइजेशन है प्रॉपर होगा। At the international level, the Club of Rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. Subsequently, in 1974, Gandhian philosophy was once again presented by Schumacher in his book Small is Beautiful. The seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report in 1987. The report introduced the concept of sustainable development and advocated it as a means for resource conservation, which was subsequently published in a book entitled Our Common Future. Another significant contribution was made at the Earth Summit in 1992 in Brazil. तो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्लब ऑफ रोम नामक जो जगह थी, रोम का एक क्लब था, द क्लब ऑफ रोम जिसको कहा जाता है, वहाँ पर सबसे पहले सिस्टमेटिक तरीके से 1968 में इस चीज़ की वकालत की गई कि इंटरनेशनल लेवल पे हमें रिसोर्सेज को बचाने के लिए कोई ना कोई मुहिम चलानी चाहिए। और 1974 में एक किताब लिखी गई थी शुमाकर के द्वारा जिसका नाम था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। उसके अंदर गांधी जी के द्वारा कही गई बातों को सही ठहराया गया था, उसको लिखा गया था। और इंटरनेशनल लेवल पर किस प्रकार से जो रिसोर्सेज हैं उनका नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनका ओवर यूज़ किया जा रहा है और उनका कंजर्वेशन कितना ज़रूरी है, इस चीज़ के ऊपर भी ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट के अंदर प्रकाश डाला गया था, जो कि 1987 में रिपोर्ट पेश की गई थी। और इस रिपोर्ट के अंदर जो कंसेप्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसका
उसकी वकालत की गई थी, यानी कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसको मानना चाहिए, इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। और इसी चीज़ को एक आने वाली बुक जिसका नाम था कॉमन फ्यूचर, उसमें भी पब्लिश किया गया था। और इसी तरह के स्टेप्स यानी कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए जो अलग अलग स्टेप्स उठाए गए थे, ये कुछ इसके पार्ट थे किताबों के अंदर लिखकर। और इवन 1992 के अंदर जो रियो डी जेनेरियो में जो मीटिंग हुई थी, जो एक कॉमन समिट हुई थी, उसके अंदर भी इसी चीज़ को बढ़ावा दिया गया था। वेलकम बैक टू शॉर्टकट गाइस। हमारा चैप्टर है आज का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसके ऑलरेडी हम 2 वीडियोस पहले बना चुके हैं। आज तीसरा पार्ट जिसका है, इसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं रिसोर्सेज के बारे में, जिसके कुछ टॉपिक्स हम फिनिश कर चुके हैं। हमने देखा था कि किस प्रकार से जो एक्सेस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट से दूर लेकर जा रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज जो हम शुरू करेंगे टॉपिक हमारा वो है लैंड रिसोर्सेज। तो लैंड के बारे में जानेंगे कि लैंड जो है वो किस प्रकार से हमारे लिए रिसोर्स है। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज। दस लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। तो हम जो है इसी ज़मीन पे, इसी धरती पे रहते हैं, हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ जो है यहीं परफॉर्म करते हैं और अलग अलग तरीके से लैंड का उपयोग करते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो हम कह सकते हैं कि लैंड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन। अब ये किस प्रकार से देखिए हमारी मदद करता है, ये जो है ये वेजिटेशन को सपोर्ट करता है। आपको पता है कि ज़मीन के ऊपर ही सब पौधे उगते हैं, तो नेचुरल वेजिटेशन को ये सपोर्ट करता है। वाइल्ड लाइफ जो है वो भी ज़मीन पर ही होती है। ह्यूमन लाइफ यानी कि हमारा जो जीवन है वो भी ज़मीन पर ही पॉसिबल है। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब चीज़ें जो हैं ये लैंड रिसोर्सेज के कारण ही पॉसिबल हैं। हाउएवर लैंड इज एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट magnitude, therefore it is important to use the available land for various purposes with careful planning। अब लैंड रिसोर्स है, ऑल्दो हम कह सकते हैं तो लैंड जो है ऑल्दो ये हमें देखने में लगता है कि बहुत सारा लैंड है हमारे पास, बट आप जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है इसके ऊपर लगभग 70% जो है वो वाटर है और 30% यानी कि हम कह सकते हैं कि अराउंड 1/3 पार्ट जो है वही हमारे पास लैंड है। तो लैंड जो है वैसे तो बहुत ही कम है, देखने में बहुत ज़्यादा लगता है बट बहुत ही कम है। तो अगर हम इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक फाइनाइट सोर्स है, यानी कि ये अगर हम केयरफुली इसको यूज़ नहीं करेंगे तो आने वाले समय में लैंड पोल्यूशन वगैरह के कारण लैंड भी बर्बाद हो जाएगा। सो हमारा जो जीवन है, हमारा जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो हमें इसको केयरफुली प्लानिंग के साथ ही यूज़ करना चाहिए। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, namely mountains, plateaus, plains and islands. About 43% of the land area is plain, which provides facilities for agriculture and industry. अब भारत जो है यहाँ पर जो लैंड एरिया है हमारा, वहाँ पर कई चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, प्लेटूज़ है, प्लेन्स हैं और आइलैंड्स हैं, यानी कि इन सब फॉर्म्स में हमें ये देखने को मिलता है। और 43% जो लैंड है वो प्लेन रीजन में आता है। और इस प्लेन रीजन में आने के कारण, जैसे कि हम बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की, नॉर्दर्न प्लेन मतलब उत्तर का वो हिस्सा, उत्तर भारत का जो कि प्लेन रीजन है। तो ये जो हिस्सा है, ये जो उत्तर भारत है वो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के नज़रिए से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ज़्यादातर इंडस्ट्री जो है इसी जगह पर है और खेती बाड़ी के नज़रिए से देखा जाए तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया इन इंडिया। Mountains account for 30% of the total surface area of the country and ensure perennial flow of some rivers, provide facilities for tourism and ecological aspects. माउंटेन्स जो है वो भारत का लगभग 30% टोटल सरफेस एरिया कवर किए हुए हैं भारत का। और इससे पेरेनियल फ्लो यानी कि जो नदियां हैं, पेरेनियल रिवर्स होती हैं, पेरेनियल रिवर्स और टेम्पोररी रिवर्स, ये 2 रिवर्स होती हैं। पेरेनियल रिवर्स वो होती हैं जो हमेशा पानी से भरी रहती हैं, जो थ्रू आउट ईयर पानी से भरी रहती है, यानी कि 12 महीने उनके अंदर पानी रहता है। जैसे कि हमारे उत्तर में बहने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हैं वो सारा साल पानी से भरी रहती है। दूसरी नदियां होती हैं ड्राई रिवर्स, जो कि ज़्यादातर साउथ इंडिया में पाई जाती हैं। और ये जो ड्राई रिवर्स हैं इनके अंदर पानी सिर्फ बारिश के समय पे आता है और बाद में जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं ये पानी सूख जाता है। तो ये जो रिवर्स हैं, माउंटेन्स है, ये हमें टूरिज़्म को बढ़ावा देते हैं और इकोलॉजिकल नज़रिए से भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो भी इससे बना रहता है। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज़ द प्लेटू रीजन। अब 43% अगर भारत के अंदर हम बात करें कि प्लेन एरिया है और माउंटेनस रीजन 38% एरिया में है, तो 27% भारत के अंदर जो है
वो एरिया प्लेटू माना जाता है। प्लेटू हम किसको कहते हैं? प्लेटू का मतलब होता है हाईलैंड। प्लेटू का मतलब होता है हाईलैंड, ऐसी ज़मीन जो कि समुद्र तल से ऊंची रहती है, यानी कि आप जब समुद्र से दूर जाएंगे तो हाइट बढ़ती जाएगी, और जब आप सी की तरफ आएंगे, समुद्र की तरफ आएंगे, तो हाइट कम होती जाएगी। तो इसीलिए प्लेटू को हम हाईलैंड भी कहते हैं। तो प्लेटू जो होता है, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं, और फॉरेस्ट भी यहाँ पर डिफरेंट तरह के देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लैंड रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे लिए किस प्रकार से ज़रूरी हैं। अब लैंड यूटिलाइजेशन की बात करते हैं कि लैंड रिसोर्सेज हैं तो हम इसको यूटिलाइज़ कैसे करें। लैंड रिसोर्सेज जो है इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? देखिए, पहली बात तो फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट जो है वो लैंड पे ही होता है। दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब ऐसा लैंड भी होता है जो कल्टीवेशन के लिए यूज़फुल नहीं होता। कल्टीवेशन का मतलब होता है खेतीबाड़ी, जहाँ पर खेतीबाड़ी नहीं की जा सकती है उसमें बैरन लैंड या वेस्ट लैंड आता है, यानी कि उजाड़ पड़ी जो ज़मीनें होती हैं, बंजर ज़मीनें वो। दूसरा, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज। अब ऐसा लैंड भी जिसको हम एग्रीकल्चरल यूज़ में नहीं लेते हैं, यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल। आप देखते हैं जब प्लॉट्स बांटे जाते हैं, प्लॉट्स जब खेतों के अंदर कट किए जाते हैं, आज आप शहर के अंदर का जो हिस्सा जब भर जाता है तो लोग शहर के बाहर रहना पसंद करते हैं, फिर बाहर की तरफ शहर फैलने लगता है। तो बाहर के जो खेत होते हैं, आपने सुना होगा कई बार कि इस खेत को NA करवाया गया है। NA का मतलब होता है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, NA। तो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है जहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई जाती है, रोड्स बनाई जाती है, फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं। ये भी एक तरह से लैंड रिसोर्स के कारण ही पॉसिबल है। अगर लैंड नहीं होगा तो ये सब चीज़ें कैसे बनेंगी। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, अब इसके अलावा कुछ और अनकल्टिवेटेड लैंड भी होता है जिसमें फैलो लैंड आ जाता है, यानी कि खाली पड़ा लैंड, जहाँ पर ना ही खेती की जा रही है और ना ही वहाँ पर कोई बिल्डिंग बनी है या रोड बनी है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स। ये वो लैंड हैं जहाँ पर घास के मैदान हम कह सकते हैं, जहाँ पर पशु चरने जाते हैं, ये परमानेंटली पेस्चर्स होते हैं। और ग्रेजिंग लैंड इनको कह सकते हैं कि जहाँ पर पशु जो है वो हमेशा चरने जा सकते हैं। लैंड अंडर मिसकेलेनियस ट्री क्रॉप रूफ्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। अब ऐसा लैंड भी होता है जहाँ पर पेड़ जो होते हैं वो थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन वो सोन एरिया के अंदर नहीं आता है, यानी कि जिस जगह पर हम खेती करते हैं वो तो हम लोग इंक्लूड कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है यहाँ पर खेती हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे एरिया भी होते हैं जहाँ पर नेचुरली कुछ पेड़ उगे होते हैं, लेकिन वो एक जंगल नहीं होता है। जैसे फॉरेस्ट हमने पहले गिन लिया, फॉरेस्ट तो वो फॉरेस्ट नहीं है, लेकिन ऐसा जो एरिया होता है जहाँ पर थोड़ी बहुत जगह पर खेती की जा रही है या फिर पेड़ उगे हुए हैं, फिर थोड़ी दूरी पे फिर पेड़ नहीं है, फिर थोड़ी दूरी पर, यानी कि वो छोटी छोटी दूरियों पर, यानी कि ज़्यादा एक लंबा समूह नहीं होता है पेड़ों का। तो उस एरिया को हम एक तरह से बैरन लैंड भी गिन सकते हैं, मिसकेलेनियस लैंड भी कह सकते हैं हमको, जहाँ पर ट्री क्रॉप्स जो हैं वो थोड़े बहुत पेड़ उगे होते हैं, लेकिन बहुत घने नहीं होते हैं, बस थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसा किया जाता है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में। अगला है कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years एग्रीकल्चरली। अब कल्चरेबल जो लैंड होता है वो वेस्ट लैंड होता है जो कि लगभग 5 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए बिना खेती के छोड़ दिया जाए। यानी कि कल्चरेबल लैंड तो वो होता है जहाँ पर खेती की जाती है, लेकिन कल्चरेबल वेस्ट लैंड जो है वो है कल्चरेबल वेस्ट लैंड जहाँ पर खेती नहीं की जा रही, लगभग 5 साल हो गए, ज़मीन खाली पड़ी है, तो वो वेस्ट लैंड की तरह से गिना जाता है। चौथा आएगा हमारा टॉपिक फैलो लैंड्स। करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 or less than 1 एग्रीकल्चर ईयर। फैलो लैंड्स के अंदर हम करंट फैलो को भी गिन सकते हैं। करंट फैलो का मतलब होता है वो लैंड जिसको अभी अभी हमने 1 साल या 1 से कम साल के लिए खेती के लिए यूज़ नहीं किया, यानी कि आपका खेत है, इस साल आपने अगर खेती वहाँ पर नहीं की, इस साल उसको खाली छोड़ दिया, तो इसको हम करंट फैलो लैंड कहेंगे। अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर। अब देखिए, जो 5 साल से ज़्यादा तक कल्टीवेशन जहाँ पर नहीं हो उसको कल्टिवेबल लैंड कहते हैं, लेकिन जहाँ पर 1 साल उससे कम खेती नहीं हो रही है उसको करंट फैलो लैंड कहते हैं, लेकिन जहाँ पर 1 से 5 साल तक खेती नहीं हुई है उसको हम कहते हैं करंट फैलो अदर देन करंट फैलो लैंड। यानी कि ऐसा लैंड जो कि करंट फैलो में नहीं आता है और कल्टिवेबल में भी नहीं आता है, उसको हम गिनते हैं वो लैंड जो कि 1 से 5 साल तक खेती के बिना पड़ा हुआ है। नेट सोन एरिया किसको कहा जाता है? एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रोस क्रॉप एरिया। अब ऐसा एरिया जिसको साल में 1 से ज़्यादा बार बोया जाता है, जहाँ पर खेती की जा सकती है। यानी कि आप जानते हैं किसान जो हैं वो स्टार्टिंग में पहले उन्होंने गर्मियों के मौसम में क्या उगाया? गेहूँ उगाया, जिसको सर्दियाँ आते आते काट लिया गया, और उसके बाद इन्होंने फिर गेहूं की कटाई के बाद फिर कॉटन उगा दिया। कॉटन के साथ कुछ लोग सनफ्लावर लगा देते हैं, तरह तरह की पल्सेस लगा देते हैं, तो 1 साल में कई बार उसको उगाया जाता है, मोर देन वंस। तो ऐसे लैंड को हम नेट सोन एरिया बोलते हैं।
या फिर हम इसको ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी बोल सकते हैं कि भारत का वो टोटल एरिया जिस पे खेती की जाती है उसको नेट सोन एरिया, सोन का मतलब होता है सो मतलब होता है बोना, जब आप बीज को बोते हो इसको बोलते हैं सो, तो सोन एरिया बोला गया यहाँ पर, यानी कि कुल कल्टिवेबल लैंड, यानी कि जहाँ पर कुल एग्रीकल्चरल लैंड जहाँ पे खेती इस साल की गई है, दैट इज नोन एज नेट सोन एरिया। तो आगे देखेंगे हम लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। अब भारत के अंदर किस प्रकार से लैंड को यूज़ किया जाता है। द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमिन्ड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, soil types as well as human factors such as population density, technological capability and culture and traditions etc. अब भारत के अंदर अगर हम बात करें तो लैंड के यूज़ को हम कुछ अलग अलग फैक्टर से हम जान सकते हैं, जैसे कि पहली चीज़ होगी टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब किस प्रकार की ज़मीन है। आप जानते हैं कि खेती करने के लिए हमें प्लेन एरिया चाहिए, आप पहाड़ों पे तो खेती करनी मुश्किल हो जाती है या डेजर्ट में मुश्किल हो जाती है, तो लैंड किस प्रकार का है उसका टाइप हमें पता होना चाहिए। तो एक तो टाइप पे डिपेंड करती है भारत में हम खेती की बात करें तो। दूसरा क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट होगा फेवरेबल खेती के लिए तभी आप कर पाओगे। अब आप जम्मू और कश्मीर के अंदर खेती नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ पर बर्फ़बारी होती है तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। फिर सॉइल टाइप्स की, किस तरह की सॉइल पाई जाती है, क्योंकि हर एक सॉइल जो है वो उपजाऊ नहीं होती है। इसके साथ साथ कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं जो कि इन सब चीज़ों को प्रभावित करते हैं। इसमें पहला आता है पॉपुलेशन डेंसिटी, कि जिन जगहों पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है वहीं पर खेती ज़्यादा होगी। और ज़्यादा का मतलब कि जैसे कि उत्तर भारत की बात करें, नॉर्थ इंडिया जहाँ पर प्लेन रीजन ज़्यादा है वहाँ पर खेती बाड़ी जो है वो ज़्यादा की जाती है, बिकॉज पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। खेती के कारण वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पर जो खेतों में उगने वाली चीज़ें हैं जो उनको फैक्ट्रियों तक पहुँचाया जाता है इजीली और वहाँ से तैयार माल बनाया जाता है, तो लोगों को काम ज़्यादा मिलता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। पहला इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी आता है। फिर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कि उत्तर भारत जो है वो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी साउंड डेवलप्ड माना जाता है, तो वहाँ पर तरह तरह की इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये सब चीज़ें पहले से अवेलेबल हैं, जिससे वहाँ पर पॉपुलेशन ऑलरेडी बढ़ चुकी है क्योंकि फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। और तीसरा कल्चर और ट्रेडिशन। अब कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, कुछ ऐसी लोग हैं जो कंटिन्यूसली पहले पुराने समय से खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो वो वहाँ पर खेती करेंगे ही, और कुछ नई कमिंग जनरेशन जो है वो उसमें नहीं जुड़ेगी। तो कुछ लोग जैसे पंजाबीज मोस्टली माना जाता है कि दे आर एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से ही वो लोग रहते हैं, तो इस प्रकार से जो खेती बाड़ी है वो उनका एक जीवन का हिस्सा रहता है। वो लोग ज़्यादातर किसान ही अपने आप को मानते हैं। आगे हम देखेंगे इसी टॉपिक को। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डाटा however is available only for 93% of the total geographical area because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully. Moreover, some areas of Jammu Kashmir, occupied Pakistan and China have also not been surveyed. अब भारत का जो टोटल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब इतने एरिया के होते हुए भी हम जो सर्वे करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो लैंड डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है वो सिर्फ 93% टोटल एरिया का ही है, और ये वो एरिया है जो हमारे सामने है। अब कुछ एरियाज़ के अंदर यानी कि 7% एरिया कहाँ गया जिसके बारे में हमारे पास कोई सर्वे नहीं है, ये वो एरिया है जो असम में आता है, जो कि पहाड़ी इलाका है। कुछ जम्मू कश्मीर के एरिया जो कि पाकिस्तान के कब्ज़े में हैं, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम कहते हैं POK, और कुछ जो है वो चाइना के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया हमारा हिस्सा है। तो इन एरियाज़ के बारे में हमारे पास कोई सर्वे नहीं है। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड, यानी कि जो पास्चर लैंड है जिसको पहले से परमानेंट पास्चर लैंड था, पास्चर लैंड मतलब घास के मैदान जहाँ पर पशु चरने जाते हैं पहले की तरह, वो एरिया धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हाउ एवर आर वी एबल टू फीड आर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड एंड व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ इट। most of the other than the current fallow lands are either poor quality or the cost of cultivation of such land is very high. Hence these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net sown area, then the percentage of NSA, net sown area, in India comes to about 54% of the total reporting area. तो यहाँ पर बताया गया है कि जो परमानेंट पास्चर लैंड है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब फिर अगर वो कम होते जा रहे हैं तो हमारे यहाँ पर जो ह्यूज पॉपुलेशन, जो बहुत ही हमारे आपको पता है कि गांव के अंदर हर घर के अंदर गाय भैंसें पाली जाती हैं, तो इन कैटल को कहाँ से खाना दिया जाएगा। तो भारत के अंदर ज़्यादातर जो लैंड है करंट फैलो लैंड आप जानते हैं जहाँ पर 1 साल या उससे कम समय में खेती नहीं हो रही है। तो करंट फैलो लैंड जो है वो या तो वो हमारे यहाँ पर बहुत ही पुअर क्वालिटी का है, यानी करंट फैलो लैंड की क्वालिटी बहुत पुअर है,
या फिर यहाँ पर खेती करने का जो कॉस्ट है, यानी कि उसको वहाँ पर कुछ भी उगाना है तो उसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। इस कारण से इन लैंड्स के अंदर सिर्फ साल में एक बार या फिर 2 साल में 3 साल में एक बार खेती की जाती, साल में एक बार या 2-3 साल में एक बार वहाँ पे खेती की जाती, क्योंकि वहाँ पर लैंड अच्छा नहीं है या फिर खर्चा बहुत ज़्यादा बैठ जाता है उस पर काम करने का। तो अगर इस एरिया को भी हम भारत के नेट सोन एरिया NSA मतलब नेट सोन एरिया के अंदर अगर जोड़ दें तो भारत का टोटल 54% जो एरिया है वो NSA नेट सोन एरिया के अंदर आ जाएगा, यानी कि आधे से ज़्यादा एरिया यहाँ पर खेती के लिए यूज़ किया जा सकता है। The pattern of net zone area varies greatly from one state to another. It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and Andaman Nicobar. अब पैटर्न जो है ये जगह जगह स्टेट के हिसाब से वेरी करता है। पैटर्न का मतलब होता है कि किस तरीके से, क्या पूरे भारत के अंदर इक्वली खेती होती है या फिर अलग अलग स्टेट के अंदर खेती बाड़ी के हिसाब से वो वेरी करती है सिचुएशन। तो ये बात करें तो 80% जो टोटल एरिया है पंजाब का और हरियाणा का वो खेती के अंडर है। लेस देन 10% ऑफ अरुणाचल, अब देखो पंजाब और हरियाणा को आप लो तो लगभग 80% टोटल एरिया जो है वो खेती में यूज़ किया जाता है। किस स्टेट की बात कर रहे हैं हम? पंजाब हरियाणा की, तो 80% यानी कि बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10% एरिया ही खेती के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि एक स्टेट ऐसी है जो पूरी की पूरी खेती में जुड़ी हुई है और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो सिर्फ नाम मात्र वहाँ पर खेती होती है। Forest area in the country is far lower than the desired 33% of the geographical area as it was outlined in the National Forest Policy. It was considered essential for maintenance of the ecological balance. अब forest area की बात की जाए तो हर एक देश के पास लगभग कहा जाता है कि 33% जो एरिया है उसका टोटल लैंड एरिया 33% जितना भी है टोटल, उसका 33% एरिया जो है वो फॉरेस्ट एरिया के अंदर आना चाहिए। यानी कि हर एक देश के अंदर अगर सपोज उसके अंदर उसके पास 100 एकड़ ज़मीन है तो उसमें 33 एकड़ ज़मीन जो है उस पर फॉरेस्ट होना चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे इकोलॉजिकल बैलेंस बनेगा और ये हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो कि 1952 में बनाई गई थी उसके अंतर्गत ये डिसाइड किया गया था कि कोई भी कंट्री है, कोई भी स्टेट है, उसके अंदर लगभग जितना टोटल एरिया है उसका 33% एरिया जो है वो फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दीज फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट। तो बहुत सारे लोग, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। A part of the land is termed as wasteland and land put to other non-agricultural uses. Wasteland includes rocky, arid and desert areas and land put to other non-agricultural uses including settlements, road, railway, industry, etc. Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. This in turn has serious repercussions on society and the environment. अब भारत की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर ज़्यादातर जो लैंड है काफ़ी अभी जो वेस्ट लैंड की गिनती है वो बढ़ती जा रही है। फिर NA किया जाता है लैंड, यानी कि जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती जिसको हम कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रॉकी लैंड्स हैं, अरिड शुष्क जगह हैं, डेजर्ट एरियाज़ हैं और ऐसी जगह जहाँ पर रहने के लिए घर बनाए जा रहे हैं, रोड्स, रेलवे, इंडस्ट्री वगैरह सेटअप की जा रही है। और कुछ ऐसी भी ज़मीन है जहाँ पर लंबे समय से खेती की जा रही है लेकिन उसको प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए मैनेज करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं उठाया जा रहा है। कंटिन्यूस खेती की जा रही है लेकिन उसको मैनेज करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं उठाया जा रहा है। तो इससे रिज़ल्ट के कारण ही हमारे देश के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। उसकी जो हालत है वो कैसी होती जा रही है आप अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली जैसी जगहों में बोलते हैं कि हवा जो है इतनी ज़्यादा दूषित हो गई है कि लोग हवा की बजाय जहर सांस के द्वारा अंदर ले रहे हैं। सो इस दिशा में हमें ज़रूर कोई ना कोई कदम उठाने पड़ेंगे और सरकार ही नहीं, ये हम हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि एक फॉरेस्ट जो है उसको बढ़ाए, कम से कम अपने घर के पास ज़रूर एक पेड़ लगाए, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। और लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, अब लैंड को डिग्रेड होने से बचाने के लिए हमें कौन कौन से कंजर्वेशन मेजर्स उठाने चाहिए वो हम यहाँ देखेंगे। वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशंस एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशंस टू। 95% of the our basic needs are for food, shelter and clothing are obtained from land। अब हमने जो लैंड है
ये हमारे पास हमेशा से नहीं रहा है, ये हमें हमारे पूर्वजों से मिला है, उन्होंने हमें दिया है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली जनरेशन को ये लैंड ऐसे का ऐसे ही उससे भी बेहतर करके दें। और लगभग 95% 95% हमारी ज़रूरतें जो हैं, खाना है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, ये हमें लैंड से ही मिलती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें, human activities have not only brought about degradation of land but also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. हमारी एक्टिविटीज़ ने ना सिर्फ इस ज़मीन को डिग्रेड करने का काम किया है, लेकिन नेचुरल फोर्सेस को भी हमने आमंत्रित किया है इसको नुकसान पहुंचाने के लिए। अब इसको मैं अगर आपको डिटेल में समझाऊं कि रिसेंटली हम 2021 के अंदर गुजरात के अंदर और हमारे जो वेस्टर्न पार्ट है, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्से, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान ऑल्सो, एक तूफान, एक चक्रवात जो ताउते नाम से यहाँ पर आया था, और ऐसा ही एक चक्रवात अभी रिसेंटली ताउते के जाते ही हमारे ईस्टर्न पार्ट में, बे ऑफ बंगाल में उठा था, जो कि बंगाल और उड़ीसा में काफ़ी उसने तबाही मचाई थी। तो ये तूफान आना, ये सब चीज़ें, ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है, और इसके लिए ज़िम्मेदार भी हम लोग ही हैं, क्योंकि हम लोगों ने एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा डिग्रेड करके, नुकसान पहुंचा के, इतना ज़्यादा मतलब रुष्ट कर दिया है, इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट जो है हमसे, नेचर जो है खफा है कि वो बैलेंस बनाने में निष्फल हो रहा है, यानी कि बैलेंस नहीं बना पा रहा है। इसी कारण से ये तूफान, चक्रवात, ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ पर आती जा रही हैं। गर्मी बहुत बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो ये सब समस्याएं हमारी ही खड़ी की हुई हैं। Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying too have contributed significantly in land degradation. सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें तो बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हम लोग करते हैं जिससे हमने इस वातावरण को नुकसान पहुंचाया, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, ओवरग्रेजिंग है, माइनिंग है और क्वेरिंग है। आपको पता है ओवरग्रेजिंग मतलब ज़्यादा, यानी कि जो चरागाह होती है जहाँ पर जानवर चरने जाते हैं, वो ज़्यादा उसका यूज़ किया जाता है, तो धीरे धीरे वो नष्ट हो जाती है। दूसरा डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का काटना, माइनिंग, ज़मीन के अंदर से माइनिंग करके मिनरल्स को निकालना, और क्वेरिंग, क्वेरिंग का मतलब जिसको हम खनन बोलते हैं, ज़मीन के अंदर से मिट्टी वगैरह निकालना, खुदाई करके। आपने देखा होगा कई जगहों पर इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती है भूमाफिया के द्वारा। तो ये सब कारण हैं जो लैंड को डिग्रेड करते हैं। माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट आफ्टर एक्सकवेशन वर्क इज कंप्लीट, leaving deep scars and traces of overburdening. In states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha, deforestation due to mining have caused severe land degradation. अब माइनिंग साइट्स जो होती हैं जहाँ पर हम खुदाई करके ज़मीन के नीचे से मिनरल्स निकालते हैं, उसको हम खुदाई करने के बाद जब हमारा काम हो जाता है तो ऐसे ही कचरा भरा हुआ है वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ये बहुत ही ख़राब बात है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स हैं, यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, यानी कि पेड़ काटने पड़ते हैं तभी माइनिंग की जाती है। यानी कि कुछ जगहों पर जो मिनरल्स वगैरह हैं वो ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं, और जो ऊपर है उसके वहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, यानी कि एक फॉरेस्ट एरिया बना हुआ है। तो पहले फॉरेस्ट को काटा जाता है, उसके बाद वहाँ से माइनिंग का काम शुरू किया जाता है। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है और लैंड को नुकसान भी पहुँच रहा है बाय माइनिंग। In states like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra, overgrazing is one of the main reason for the land degradation. अगर हम बात करें इन स्टेट्स की जिनका मैंने अभी नाम लिया, इन जगहों पर ओवरग्रेजिंग जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी इन द सॉइल। पंजाब, हरियाणा और वेस्ट उत्तर प्रदेश की बात करें तो यस बोलिए। ओके श्योर। सो इन दीज स्टेट्स दैट वी टॉक जस्ट अबाउट पंजाब, हरियाणा एंड सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, देर इज़ ओवर इरीगेशन, यानी कि इरीगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना, एक प्रॉपर पानी प्रोवाइड करवाना। बट इन दीज एरियाज देर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर अवेलेबल। सो यहाँ पर ओवर इरीगेशन की जाती है जिससे जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है, इससे वाटर लॉगिंग हो जाती है, जिससे सैलिनिटी यानी कि पानी के अंदर नमक की मात्रा बढ़ जाती है, अल्कलिनिटी भी इसकी बढ़ जाती है सॉइल की। सो दिस इज ऑल्सो दिस ऑल्सो रिजल्ट्स इन द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल और लैंड। The minerals processing like grinding of limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere.
इसके अलावा कुछ और इंडस्ट्रीज़ की बात करें, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री होगी, जहाँ पर कैल्साइट और सोप स्टोन जो कि सिरेमिक इंडस्ट्री जो टाइल्स बनती है जैसे, उन इंडस्ट्री के अंदर जो ये सब चीज़ों का उपयोग होता है, वहाँ पर आपको पता है बहुत ही एक सूक्ष्म छोटे छोटे कण जो हैं, जब आप टाइल्स को कट करते हैं यू कैन सी दैट देयर इज़ लॉट ऑफ डस्ट अराउंड, तो इससे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर डस्ट की मात्रा बढ़ जाती है। सो दिस ऑल्सो रिजल्ट्स इन द डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, it retards the process of infiltration of water into the soil after it settles down on the soil। जब ये धूल है, जो ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो कि हम सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर या फिर सोप इंडस्ट्री के अंदर, सोप स्टोन जिसको हम बोलते हैं, सिरेमिक इंडस्ट्री जो टाइल्स वगैरह बनते हैं वहाँ पर, उसके अंदर से जब वो ये धुआं निकलता है, आप कभी टाइल्स कटिंग कर रहा हो, कोई व्यक्ति कहीं मकान बन रहा हो जहाँ पर टाइल्स की कटिंग की जाती है, आप वहाँ जाइए, आप पाओगे कि टाइल्स को कट करते इतना ज़्यादा धूल उड़ती है कि वो सारे इतने सूक्ष्म कण होते हैं कि आपके अंदर जाके आपके फेफड़ों को जाम कर दें। तो इसी प्रकार ये जो सिरेमिक इंडस्ट्री और ये सब जो धूल यहाँ से उठती है, जब वो ज़मीन पे बैठती है तो इससे वाटर को वो अंदर लॉग होने से रोक लेती है, यानी कि ज़मीन के अंदर रिसने से, परकुलेट होने से रोक लेती है। तो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ थिंग दैट रियली डैमेजेस आवर एनवायरनमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैज बेस्ड have become a major source of land and water pollution in many parts of the country। अब आज की बात करें अगर प्रेजेंट टाइम में, तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का मतलब होता है इंडस्ट्री के अंदर जो पानी जो निकलता है, दैट इज़ द वेस्ट वाटर और द डर्टी वाटर दैट इज़ यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज़ एंड इट इज़ फुल ऑफ केमिकल्स। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे जो लैंड है और वाटर सोर्सेज हैं उनके अंदर मिलकर उनको नुकसान पहुंचाता है और उनको पोल्यूट करता है। तो ये समस्या हमारे देश के अंदर कई जगहों पर हमें देखने को मिलती है। ये जो गंदा पानी है इन फैक्ट्रीज इंडस्ट्री से निकलता है, वो जाकर नदियों नालों में मिलता है या फिर लैंड के ऊपर भी रहता है, तो ये लैंड पोल्यूशन के साथ साथ वाटर पोल्यूशन को भी बढ़ावा देता है। नाउ देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। बहुत सारी चीज़ें करके हम, देयर आर मैनी सोल्यूशन फॉर दिस, इसके बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन यूज़ द अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। तो अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग मीन्स एक्सेस ग्रेजिंग नहीं होना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, यानी फॉरेस्ट एरिया बढ़ाना चाहिए, और ग्रेजिंग जो है वो ज़्यादा हमें नहीं करनी है, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। तो विद दीज टू थिंग्स ऑल्सो वी कैन हेल्प आउट अ लॉट। Planting of shelter belts of plants, control on overgrazing, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes in some of the methods to check लैंड डिग्रेडेशन इन अरिड एरियाज़। अब हम बात करें अगर उन एरियाज़ की जहाँ पर पहले से ही वातावरण शुष्क है, मेनली वी टॉक अबाउट द डेजर्ट रीजन, वहाँ पर हम ओवर ग्रेजिंग को रोक सकते हैं सबसे पहले, ठीक है। और प्लांट्स को उगाया जाना चाहिए किनारों पे, जहाँ भी पॉसिबल हो वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। दैन स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बोलते हैं रेत के टीलों को। आप जब रेगिस्तान में जाते हैं तो आप देखते हैं ना सैंड के रेत के टीले बने होते हैं, तो इन सब को हमें रोकने के लिए थॉर्नी बुशेस वो लगा देने चाहिए, यानी कि कांटेदार जो पौधे होते हैं वो लगा दो, एटलीस्ट वो जड़ों को पकड़ के जड़ें जो है मिट्टी को पकड़ के रखेंगी, और जो एक्सटेंशन ऑफ फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट जो एक्सपैंड हो रहा है उसको तो रोकेंगे। फॉरेस्ट मीन्स डेजर्ट, सॉरी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट, डेजर्ट को एक्सपैंड होने से रोकेंगे। एग्जाम्पल इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि समझो कि ये सैंड ड्यून्स है, ये रेत के पहाड़ हैं। अब जब तेज़ हवा चलेगी तो ये रेत जो है उड़कर आगे चली जाएगी, और यहाँ पर जब ये यहाँ जमा होती रहेगी तो यहाँ भी धीरे धीरे जो रेत के पहाड़ बन जाएंगे, रेत के टीले बन जाएंगे, और ये डेजर्ट एरिया एक्सपैंड हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर समझो कि इसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए मैंने यहाँ पर ट्रीज़ प्लांट कर दिए, पेड़ प्लांट कर दिए, मैंने बहुत सारे ट्रीज़ लगा दिए हैं, तो इससे जो हवा है उसकी गति कम हो जाएगी, जिससे ये रेत जो है आगे नहीं जा पाएगी। तो इस प्रकार से एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ऑल तो हम समझते हैं कि डेजर्ट एरिया में नॉर्मल पेड़ नहीं उग पाते हैं, लेकिन जो भी पेड़ वहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे कांटेदार झाड़ियाँ जो हैं उनको आप उगा सकते हैं। नाउ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सबअर्बन एरियाज। अब प्रॉपर मैनेजमेंट हमें करना होगा किसका, वेस्ट लैंड का, कि वेस्ट लैंड जो है उनको हम किसी तरीके से यूज़ में लें। फिर माइनिंग पे कंट्रोल करना होगा, इसके साथ साथ डिस्चार्ज जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, यानी कि इंडस्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी जो है उसको प्रॉपर्ली हमें डिस्चार्ज करना है और डिस्पोज करना है।
और उसका जो डिस्पोजल करना है वो ट्रीटमेंट के बाद ही करना है, यानी कि उसके अंदर से हार्मफुल केमिकल्स जो है उसको निकाल लिया जाए प्रोसेसिंग के द्वारा। और फिर जो पानी है भले वो गंदा होगा, लेकिन उसके अंदर नेचुरली गंदगी तो साफ़ हो सकती है, लेकिन जो केमिकल्स हैं उसको साफ़ नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए उसको पहले ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, ताकि उसमें से जो वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है, उसको निकाल लिया जाए, और बाकी जो पानी है उसको फिर हम नदियों में या फिर ज़मीन पे छोड़ के लैंड और वाटर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। So these are the some ways by which we can control land degradation and we can keep our environment clean and healthy. So that's all for today. Now this is the third part. In tomorrow's next part, that is the fourth part, we'll continue our topic soil as a resource. Till then, goodbye. Thanks for watching. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू शॉर्टकट। कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सो इससे पहले हम काफ़ी इसमें रीड आउट कर चुके हैं चैप्टर के बारे में। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है सॉइल एज अ रिसोर्स। तो सॉइल को एक रिसोर्स के रूप में हम कैसे देखते हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ। सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। हम जानते हैं कि सॉइल जो है उसके बिना तो जीवन पॉसिबल ही नहीं है, और हमारे जीवन के लिए इवन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इवन प्लांट्स के लिए भी अर्थ जो है, सॉइल जो है वो बहुत ही ज़रूरी है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे रहने के लिए। द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम। सॉइल को हम लिविंग सिस्टम के रूप में भी बोल सकते हैं। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। यानी कि सॉइल हमारे लिए कितनी ज़रूरी है ये तो हम जानते ही हैं कि सॉइल के अंदर ही सारे पेड़ पौधे उगते हैं, हम लोग रहते हैं। ये जो अर्थ है ये भी सॉइल मिट्टी से ही बनी है, और किस प्रकार से मिट्टी में उगने वाले खाने को खाकर ही हम और बाकी प्राणी जो है जीवित हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आपको पता है कि इस मिट्टी को बनने में कितने साल लगते हैं? कुछ सेंटीमीटर तक अगर मिट्टी की परत हम बनाने जाएं तो इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। रिलीफ, पेरेंटल रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल फॉर्मेशन की बात करें, ये कोई फॉर्मेशन के लिए बस ऐसा नहीं है कि हमने उसको डालकर छोड़ दिया और वो बन जाएगी। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हैं रिलीफ, पेरेंट रॉक या फिर बेड रॉक, किस रॉक से वो बन रही है, देन क्लाइमेट और वेजिटेशन, इन सब का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है सॉइल फॉर्मेशन के ऊपर। Various forces of nature such as change in temperature, actions of running water, wind and glaciers, activities of decomposers etc. contribute to the formation of soil. अब सॉइल फॉर्मेशन के अंदर सिर्फ ये जो चीज़ें हमने जस्ट पढ़ी, पेरेंटल रॉक, रिलीफ, क्लाइमेट, वेजिटेशन, यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स भी काम करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, रनिंग वाटर का एक्शन हो गया, या फिर डिकम्पोजर्स हो गए। अब सॉइल बनती कैसे ही देखते हैं। जो बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, आपने देखा होगा, यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे कि जैसे बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ जो रहते हैं, जब गर्म सूरज की गर्मी से वो गर्म हो जाते हैं तो एक्सपैंड, गर्म कोई भी चीज़ हो जाती है तो एक्सपैंड हो जाती है, फैल जाती है, और रात को जब टेम्परेचर गिरता है तो ये सिकुड़ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा, प्लास्टिक की जो पाइप होती है पीवीसी की, जिससे हम पानी डालते हैं पौधों में या बाकी कहीं भी हम लोग गाड़ी वाड़ी वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं, तो गर्मी के दिनों में वो पाइप एकदम सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, जब आप उसको राउंड राउंड फोल्ड करोगे तो इजीली हो जाएगी। लेकिन वही सर्दी के दिनों में जब आप उसको सीधा करते हो या फोल्ड करते हो वो काफ़ी हार्ड हो जाती है। यानी कि टेम्परेचर का ये फ़र्क होता है उसके ऊपर, कि टेम्परेचर बढ़ने से वो सॉफ्ट हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपैंड हो जाते हैं दिन के समय, और रात को टेम्परेचर गिरने से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। अब पत्थर जो कि बहुत ही हार्ड मटेरियल है, उसके बार बार सिकुड़ने और ऐसा होने से उसके बीच में छोटी छोटी दरारें पैदा हो जाती हैं, और जब बारिश का पानी उन दरारों से होकर गुजरता है या तेज़ हवा उससे टकराती है तो वो दरार जो है धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, और इसके जो कण हैं, पार्टिकल्स जो हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बहकर एक जगह से दूसरी जगह जाकर जमने लगते हैं। तो इस तरीके से लाखों साल के बाद, हज़ारों साल के बाद ये जो है इस सॉइल की परत जो है धीरे धीरे बड़ी होती रहती है और सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें वर्क करती हैं। Now chemical and organic changes which take place in the soil are equally important. अब chemical changes भी होते हैं soil के अंदर और organic changes भी होते हैं soil के अंदर, ये भी equally important है soil formation में। Soil also consists of organic and inorganic materials. अब soil के अंदर दो तरह के material होते हैं, organic भी होते हैं यानी कि natural, और inorganic भी होते हैं। On the basis of factors responsible for the soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soils of India are classified in different ways. तो सॉइल जो है भारत में है उसको अलग अलग आधार पे बांटा गया है,
और उसको क्लासीफाई किया गया डिफरेंट सॉइल्स के अंदर। तो भारत में पाए जाने वाली सॉइल्स जो है उनमें पहली आती है एलुवियल सॉइल, जिसको आप बहुत ही ज़्यादा आपने सुना होगा, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस के अंदर भी। एलुवियल सॉइल जो है जिसको हम बहुत ही उपजाऊ सॉइल मानते हैं, ये ज़्यादातर भारत में पाई जाती है नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर, यानी कि उत्तर भारत का जो प्लेन रीजन है वहाँ पर ये सॉइल ज़्यादा पाई जाती है। और ये बनती कैसे है? ये बनती है जो हिमालयन रिवर्स हैं, जो नदियाँ हैं 3 हिमालय में, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियाँ जो हैं ये अपने साथ हिमालय से बहाकर मिट्टी लाती हैं, पार्टिकल्स लाती हैं और उसको लाकर ये नॉर्दर्न प्लेन जो प्लेन रीजन है वहाँ पर जमा देती हैं। इस प्रकार ये सॉइल बनती है। दीज सॉइल्स ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान, ये राजस्थान और गुजरात में भी कुछ जगहों पर पाई जाती है। एलुवियल सॉइल जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अंदर भी थोड़ी बहुत पाई जाती है और डेल्टाज ऑफ महानदी, नदियों के डेल्टाज जो हैं गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, इन नदियों के डेल्टाज के मुहानों के ऊपर भी ये जो मिट्टी है पाई जाती है। क्योंकि ये बनती कैसे आपको पता है? ये नदियों के द्वारा जो पहाड़ों से जब वो गुजरती हैं नदियाँ, तो वहाँ से वो मिट्टी को तोड़कर बहाकर अपने साथ पानी के साथ वो ले आती हैं निचली जगहों पर। द एलुवियल सॉइल, अगर एलुवियल सॉइल की बात करें, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसके अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले जैसी चीज़ें होती हैं। As we move inland towards the river valleys, soil particles appear somewhat bigger in size. In the upper reaches of the river valley, that is near the place of the outbreak of slope, the soil are coarse. Such soils are more common in Piedmont plains such as Duas, Cos and Terai. तो ये जो सॉइल है, जैसे जैसे आप स्लोप्स, जहाँ पर जो घाटियाँ बनी होती है, रिवर वैली आप जानते हो घाटी, यानी कि जब नदी जो है वो नीचे गिरती है किसी खाई के अंदर, तो खाई जो होती है ऐसी जगहों पर जो स्लोप जो है उसकी ब्रेक हो जाती है, यानी कि जो दोनों तरफ पहाड़ है वहाँ से बहने वाली नदी पहाड़ों से नीचे ज़मीन पे गिरती है वैली के अंदर, वहाँ पर सॉइल जो होती है कोर्स होती है। कोर्स का मतलब रफ होती है, वो एकदम स्मूथ सॉइल नहीं होती, क्योंकि बड़े पत्थर भी वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और ऐसी सॉइल्स जो हैं वो ज़्यादातर हमको पिडमंट प्लेन्स में देखने को मिलती है। पिडमंट प्लेन्स किसको कहा जाता है? ऐसे प्लेन्स जहाँ पर जो पहाड़, आप जानते हैं जब पहाड़ की जो तलहटी होती है, पहाड़ का जो फुट पार्ट होता है, जहाँ पर एकदम लोवेस्ट पार्ट, वहाँ से जब हम प्लेन रीजन की तरफ जाते हैं तो फ्लैट लैंड की तरफ जब हम जाते हैं उस एरिया को हम पिडमंट प्लेन कहते हैं। यानी कि पहाड़ की जो एकदम बॉटम का पार्ट होता है वहाँ से जब हम प्लेन रीजन की तरफ बढ़ते हैं तब उस एरिया को, उस प्लेन को हम पिडमंट प्लेन कहते हैं। ऐसे प्लेन्स के नाम यहाँ पर दिए गए जैसे कि डुआर्स, Cos and Terite. Apart from the size of their grains or components, soils are also described on the basis of their age. अब इसके साथ साथ सॉइल को उसकी एज के हिसाब से भी बांटा जाता है। अकॉर्डिंग टू देयर एज, एज के हिसाब से इनको दो पार्ट में बांटा गया है। एक होती है बांगर सॉइल और दूसरी होती है खादर सॉइल। बांगर जो है वो ओल्ड एलुवियल बोलते हैं जिसको, यानी कि ये एलुवियल सॉइल की ही बात कर रहे हैं। बांगर सॉइल वो होती है जो पुरानी एलुवियल सॉइल है और जो नई सॉइल है उसको खादर बोलते हैं। द बांगर सॉइल हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन द खादर। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज़ मोर फर्टाइल देन द बांगर। अब जो पुरानी सॉइल जिसकी हम बात कर रहे हैं बांगर सॉइल, उसके अंदर कंकर जो है ज़्यादा होते हैं, मोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन खादर जो है न्यू सॉइल है उसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं एकदम छोटे छोटे होते हैं और ये ज़्यादा फर्टाइल होती है, यानी कि एकदम बारीक कण होते हैं इसके अंदर मिट्टी के। एलुवियल सॉइल्स एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। एलुवियल सॉइल बहुत ही फर्टाइल होती है और मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ, इसके अंदर होती क्या क्या चीज़ें हैं वो देखिए। पोटाश, यानी कि जो मिनरल्स जो कि चाहिए ज़मीन से पौधों को, वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, ये वो सब चीज़ें हैं जो कि ज़्यादातर शुगर केन, पैडी, वीट और कुछ और सीरियल और पल्सेस क्रॉप्स को उगाने में बहुत ही फ़ायदेमंद रहती हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं। तो ये सब चीज़ों की इसमें भरमार होती है और इसकी फर्टिलिटी बहुत हाई होती है। कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल के रूप में एलुवियल सॉइल को ही देखा जाता है। इसी कारण से जो एरियाज़ जहाँ पर एलुवियल सॉइल ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पर खेती ज़्यादा होती है और वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, इनकी बहुत घनी आबादी वहाँ होती है, क्योंकि खेती ज़्यादा होती है तो लोग वहाँ ज़्यादा बसते हैं। सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरीगेशन। अब यहाँ पर जो सॉइल जो रहती है वो ड्राई एरियाज़ के अंदर अल्कलाइन होती है सॉइल, यानी कि ड्राई एरियाज़ के अंदर सॉइल जो है वो अल्कलाइन होती है और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद वहाँ पर उसको यूज़ किया जाता है प्रॉपर इरिगेशन साधनों के साथ। अगर प्रॉपर इरिगेशन नहीं है या फिर उसको प्रॉपर आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया यानी कि, तो वहाँ पर खेती करना इतना फ़ायदेमंद नहीं रह सकता है। तो कुल मिला के हम देखें तो एलुवियल सॉइल इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। नेक्स्ट विल सी अबाउट ब्लैक सॉइल।
ब्लैक सॉइल, जैसे कि नाम से ही पता लगता है ब्लैक सॉइल, तो इसका कलर ब्लैक होता है। इसको एक और नाम दिया गया है रेगर सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि ये कॉटन उगाने के लिए आइडियल मानी जाती है। काली मिट्टी के अंदर कॉटन सबसे ज़्यादा बेटर वे में उगता है, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट क्लाइमेटिक कंडीशंस अलॉन्ग विद द पेरेंटल रॉक material are the important factors for the formation of black soil. This type of soil is typical of the Deccan Trap region, spread over northwest Deccan Plateau and made up of lava flows. अब ये जो सॉइल है ये ज़्यादातर कहा जाता है कि ये ज्वालामुखी से निकलने वाली जो ज्वालामुखी से जो निकलता है लावा, उसके जमने से ये सॉइल बनती है ज़्यादातर। और ये जो ज़्यादातर भारत के अंदर सदर्न पार्ट के अंदर डेक्कन प्लेटू जो है, जो कि मोस्टली बना है किससे, लावा से ही बना हुआ है, वहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिलती है। दे कवर द प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र। इसके साथ साथ ये किन और जगहों पर पाई जाती है वो भी यहाँ पर नाम दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ और साउथ डायरेक्शन में ये ज़्यादा पाई जाती है, गोदावरी कृष्णा वैलीज तक भी। तो ब्लैक सॉइल जो है इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। यहाँ पर पिक्चर में जो आप देख रहे हैं दिस इज द ब्लैक सॉइल। द ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले पार्टिकल्स। ये जो है फाइन एकदम बारीक कणों से मिलकर बनी होती है और ये मॉइस्चर को ज़्यादा समय होल्ड करके रखती है, यानी कि पानी को ज़्यादा होल्ड करके रख सकती है ब्लैक सॉइल। इन एडिशन इस सॉइल के अंदर अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की, तो इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश जैसी चीज़ों की मात्रा ज़्यादा होती है। और इनके अलावा इसके अंदर लाइम भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, यानी कि ये सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है और ज़्यादातर इसको कॉटन उगाने के लिए यूज़ किया जाता है। दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स। इसके अंदर फॉस्फोरस की मात्रा काफ़ी कम होती है, तो ये हमको ध्यान रखना है कि इसमें फॉस्फोरस की मात्रा कैसी होती है, कम, पुअर। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। लेकिन जब गर्म वेदर यानी कि जब पानी की कमी हो जाती है तो इसके अंदर क्या पड़ जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं, जैसे कि पीछे पिक्चर में हमने देखा था। विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल। तो क्रैक्स पड़ने के कारण क्या होता है, इसके अंदर हवा जो है वो ज़्यादा जाती है, हवा का अंदर जाना बढ़ जाता है। These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. ये मिट्टी जो है ये काफ़ी चिपचिपी होती है, यानी कि स्टिकी हम कह सकते हैं कि ये चिकनी मिट्टी होती है, इसलिए जैसे ही बारिश इसको मिलती है तो तुरंत इसको टिल कर देते हैं। टिलिंग यानी कि इसकी प्लॉइंग कर दिया जाता है ताकि इसमें काम आसानी से किया जा सके, वरना इतनी ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है, कीचड़ जैसा हो जाता है जिस पर काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। रेड सॉइल और येलो सॉइल की बात करते हैं। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरिया लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। रेड सॉइल जो है वो इग्नियस रॉक से बनती है और ये उन एरियाज में होती है जहाँ पर बारिश कम होती है, खासकर डेक्कन प्लेटू और ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स में पाई जाती है। येलो एंड द रेड सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ ओडिशा। रेड सॉइल और येलो सॉइल भारत में इन जगहों पर भी पाई जाती है। These soils develop a reddish color due to the diffusion of iron in the crystalline and metamorphic rocks. अब ये जो सॉइल है इसका कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर आयरन की मात्रा होती है, यानी कि जो क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं इनके अंदर आयरन की मात्रा होती है। इसी कारण से ये जो सॉइल है ये इनसे ही बनती है, इसीलिए ये रेड कलर की होती है। इट्स लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म। जब ये हाइड्रेटेड, जब इसमें पानी मिल जाता है थोड़ा येलोइश दिखाई देती है उस समय, इसलिए हम इसको येलो सॉइल भी कहते हैं। अगली जो सॉइल है वो है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल हैज़ बीन डिराइव्ड, लेटराइट वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। लेटराइट सॉइल जो है ये वर्ड लैटिन भाषा से लिया गया, लेटर बोलते हैं जिसको, और इसका मतलब होता है ब्रिक, ईंट। The laterite soil develops under tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season. This soil is a result of intense leaching due to heavy rain. Lateritic soils are mostly deep to very deep, acidic, generally deficient in plant nutrients and occur mostly in southern states. अब ये जो है ये जब टेम्परेचर में काफ़ी बदलाव आता है, ठंडा और गर्म होता है, तब ये होती है और ख़ासकर ये हैवी रेन के दौरान ये बनती है, यानी जिन एरिया में हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पर ये मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। और ये मिट्टी जो है बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होती है, इसका pH आप देख सकते हैं लगभग 6 के नीचे रहता है, यानी कि एसिडिक सॉइल पाई जाती है, ज़्यादा इसके अंदर एसिडिटी ज़्यादा होती है और ये प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर प्लांट्स इसमें ज़्यादा नहीं उगाए जा सकते हैं। और ये ज़्यादातर सदर्न स्टेट्स में पाई जाती है, वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र, उड़ीसा और सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन वेयर दीज सॉइल सपोर्ट डेसिडियस ग्रीन फॉरेस्ट। अब यहाँ पर उगने वाले जो पेड़ हैं, जो फॉरेस्ट जो उगते हैं उसमें डेसिडियस फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो इसमें आता है और ये ह्यूमस में काफ़ी रिच होती है, यानी कि इसके अंदर ह्यूमस जो है वो काफ़ी होता है, बट अंडर स्पार्स
वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड एनवायरनमेंट इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर। लेकिन ऐसे एरियाज़ के अंदर जहाँ पर वेजिटेशन कम होती है, यानी कि बंजर ज़मीन पड़ी रहती है या फिर बारिश कम होती है, इन एरियाज़ के अंदर इसमें ह्यूमस कंटेंट जो है वो भी कम हो जाता है। दे आर प्रोन टू एरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। और ये जो सॉइल है इसका एरोजन डिग्रेडेशन ज़्यादा होता है, डिपेंड करता है ये कैसी जगह पर। अगर ऊंचाई वाली जगह पर हो तो वहाँ से पानी और हवा के साथ बह के इनकी डिग्रेड और एरोड होने की संभावना बढ़ जाती है। After adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing trees and tea and coffee. अब कुछ डिफरेंट टेक्नोलॉजी यानी कि सॉइल कंजर्वेशन की जो नई नई तकनीकें आती जा रही हैं उनका उपयोग करके इस मिट्टी को हिली एरियाज़ के अंदर ज़्यादातर चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए यूज़ किया जा रहा है आजकल। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैशू। काजू की खेती के लिए ये जो सॉइल है इसको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला जैसी जगहों पे यूज़ किया जा रहा है। अरिड सॉइल्स की बात करते हैं। अरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। ये रेड से ब्राउन कलर तक की होती हैं। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। ये नेचर में सलाइन होती है, नमकीन होती है, इसके अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा होती है और सैंडी होती है, रेतीली होती है। In some areas the salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water। कुछ जगहों पे तो salt content इस मिट्टी के अंदर ज़्यादा पाया जाता है और evaporation के द्वारा पानी से नमक बनाने का भी काम किया जाता है इस soil से। Due to the dry climate, high temperature evaporation is faster and the soil lacks humus and moisture। अब ये जो क्लाइमेट यहाँ पर एरिड सॉइल है, क्योंकि जहाँ पे बारिश कम होती है, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत कम होती है बारिश, तो ये सॉइल जो है ये ड्राई क्लाइमेट के कारण और हाई टेम्परेचर के कारण एवोपरेशन फास्ट होता है। इसी कारण से इस मिट्टी के अंदर ह्यूमस की कमी होती है और ज़्यादा मॉइस्चर भी नहीं होता है, क्योंकि पानी सारा उड़ जाता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। The lower horizons of the soil are occupied by conker because of increasing calcium content downwards. The conker layer formation in the bottom horizon restricts the infiltration of water. After proper irrigation, these soils become cultivable as has been in the case of western Rajasthan। अब ये जो सॉइल है, जैसे आप इसमें थोड़ा नीचे जाएंगे, नीचे एक परत होती है जो कि कंकर जिसको हम बोलते हैं, वो परत होती है जो कि कैल्शियम कंटेंट होता है, ये नीचे की तरफ इसमें बढ़ जाता है, तो फिल्ट्रेशन इसमें अच्छे से होती है, यानी कि ऊपर से जो पानी नीचे जाता है वो फिल्टर होके ही जाता है, कंकरों के द्वारा छन कर जाता है। तो इस सॉइल को थोड़ा ट्रीट किया जाए प्रॉपरली और प्रॉपर इरिगेशन की सुविधा मिले तो इसमें भी खेती की जा सकती है। और जैसे कि आप जानते हैं राजस्थान जिसको हम डेजर्ट के रूप में मानते हैं, वहाँ पर भी आज खेती की जा सकती है। यहाँ पर देखिए ये जो पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर अरिड सॉइल दिखाई गई है, यहाँ पर कहीं कहीं आप देख सकते हैं पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वो भी कीकर, ऐसे पेड़ हैं जो कि कांटेदार होते हैं, यानी कि सॉइल बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी खेती की जा सकती है प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ के साथ। फॉरेस्ट सॉइल की बात करते हैं आगे। एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। तो फॉरेस्ट सॉइल जो है ये उन जगहों पे पाई जाती है जहाँ पर पहाड़ होते हैं और रेन काफ़ी होती है और बारिश ज़्यादा होने की वजह से रेन फॉरेस्ट वहाँ पर होते हैं, तो वहाँ पर फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म। तो सॉइल का जो टेक्सचर है उसमें कंकर है, फाइन पार्टिकल्स है, क्या है, वो डिपेंड करता है वो किस जगह पर पाई जाती है, यानी कि कौन से माउंटेनस एरिया में वो पाई जाती है, उस पर डिपेंड करता है उसका टेक्सचर। दे आर लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप्स। ये ऊपर के इलाकों में काफ़ी मोटे मोटे पत्थर इसमें पाए जाते हैं, इनकी एकदम बारीक नहीं होती है, और जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये काफ़ी चिकनी और एकदम बारीक कणों वाली पाई जाती है। इन द स्नो कवर्ड एरियाज, अब ऐसे एरियाज़ भी हैं जो कि स्नो कवर्ड होते हैं, जहाँ पर स्नो यानी कि बर्फ़ से ढके रहते हैं, यानी कि हिमालय पर्वत के एरियाज। दीज सॉइल एक्सपीरियंस डीन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। तो ऐसे एरियाज़ के अंदर बर्फ़ के अंदर ढके जो रहते हैं वहाँ पर सॉइल जो है वो डीन्यूडेशन अकर होता है वहाँ पर, यानी कि सॉइल जो है वो डीन्यूड होती रहती है। डीन्यूडेशन का मतलब होता है कि हवा, पानी और तापमान के द्वारा जो सॉइल है वो ऊपर से इरोड होती रहती है। जब तेज़ हवा चलती है तो आप जानते हैं कि मिट्टी जो है वो बहकर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है उड़कर, और दूसरे जो रेनफॉल जब पानी बहता है तब भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर डीन्यूडेशन काफ़ी होता है और इसके अंदर ह्यूमस की मात्रा कम होती है, और ये जो मिट्टी है यहाँ पर एसिडिक पाई जाती है। द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एल्यूवियल फैंस आर फर्टाइल। और यही सॉइल जो है, जो फॉरेस्ट सॉइल जो है, जो कि वैलीज़ के अंदर पाई जाती है, घाटियों में पाई जाती है, या फिर जो नदियों के मुहानों पे पाई जाती है, वहाँ पर ये मिट्टी जो है काफ़ी फर्टाइल होती है। तो हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट सॉइल जो है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, वहाँ पर आप खेती कर सकते हैं।
सॉइल एरोजन और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में जानेंगे। द डिन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर्ड एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल एरोजन, यानी कि जो हमारी जो सॉइल है उसका डीन्यूड होना, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह बहकर चले जाना वाया वाटर या फिर हवा के द्वारा, इसी को सॉइल एरोजन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल एरोजन, सॉइल फॉर्मेशन एंड एरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली there is a balance between the two. Sometimes this balance is disturbed due to the human activities like deforestation, overgrazing, construction and mining. अब एक बैलेंस होता है सॉइल एरोजन और सॉइल फॉर्मेशन के अंदर भी। जितनी सॉइल बनती है वैसे इरोड भी होती रहती है, लेकिन इसके बावजूद ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ये बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब भी होता रहता है। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग जैसी एक्टिविटी जो इंसान करते हैं, इससे ये बैलेंस बिगड़ता रहता है। वाइल नेचुरल फोर्सेज लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल एरोजन, लेकिन इसके बावजूद वाटर, विंड, ग्लेशियर इनके द्वारा सॉइल एरोजन जो है नेचुरली होता है, क्योंकि हवा हमारे हाथ में नहीं है, तो नेचुरली बहती है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज, जो तेज़ बहता पानी जो है वो मिट्टी को काट कर गलीज बना देता है, जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, दिस इज गली एरोजन। देखो मिट्टी का कितना पार्ट बह गया है। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज़ नोन एज बैड लैंड, तो जब गलीज यानी कि जब इस तरह का फॉर्मेशन होता है तो इस लैंड को बैड लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये कल्टिवेशन के लिए ठीक नहीं होता है। इन चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रवाइन, समटाइम्स वाटर फ्लो एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप। अब चंबल रीजन जो है भारत के अंदर, चंबल आपने सुना होगा, चंबल घाटी, उसको रेवाइन कहा जाता है, रेवाइन लैंड कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर इसी प्रकार का जो सॉइल है जो वो एरोड होता है वहाँ से, और गलीज बैड लैंड बनी हुई है वहाँ पर। और कभी कभी ऐसी जगह से पानी जो है एक शीट, एक पतली शीट के रूप में वहाँ से बहता है। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, दिस इज नॉन एज शीट एरोजन। तो जब पानी ऊपर से बहता है तो ऊपर की लेयर जो है बह जाती है, जिसको शीट एरोजन भी कहा जाता है। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड एरोजन। विंड के कारण, जो हवा के कारण जो बहता है, इसको विंड एरोजन कहा जाता है। जो सॉइल बह जाती है इसको विंड एरोजन कहते हैं। सॉइल एरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। अब फार्मिंग के प्रॉपर मेथड्स का यूज़ ना किया जाए, इसके कारण भी सॉइल एरोजन होता है, जैसे कि प्लोइंग इन रॉन्ग वे, अप एंड डाउन द सॉइल फ्रॉम चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल एरोजन। यानी कि प्रॉपर वे में प्लोइंग ना की जाए और ऐसे चैनल्स बनाए ना जाएं कि भी जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, तो अगर वहाँ पे आप प्रॉपर बैरियर्स, चैनल्स नहीं बनाएंगे तब भी सॉइल एरोजन बढ़ जाएगा। Flowing along the contour lines can decelerate the flow of water down the slopes. This is known as contour flowing. Contour flowing जो है, इसके अंदर जो फ्लोइंग जो है वो इस प्रकार से की जाती है कि एक स्लोप्स, लाइनें बन जाती हैं बीच में, जिससे पानी के फ्लो को तेज़ी से बहने में मदद नहीं मिलती, यानी कि पानी का फ्लो थोड़ा कम हो जाता है। इसको बोला जाता है कॉन्टूर फ्लोइंग, और कॉन्टूर फ्लोइंग के द्वारा सॉइल एरोजन को रोका जा सकता है। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस। कुछ जगहों पे टेरेसेस जो है वो बना दें, स्लोप्स कट कर, यानी कि इस प्रकार से पानी के बहने की जो स्लोप्स है वहाँ पर आप बीच बीच में एक छोटी छोटी मिट्टी की दीवारें बना दीजिए, बहुत ऊंची नहीं, जस्ट जनरली एक फुट ऊंची होती है, तो उससे भी पानी जो है वो बहना कम हो जाएगा। टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट्स एरोजन। अगर आप इस तरह से कल्टीवेशन करते हैं तो इसको टेरेस कल्टीवेशन कहते हैं, इससे सॉइल एरोजन कम होता है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज में टेरेस फार्मिंग ज़्यादा होती है। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ विंड, दिस मेथड इज नॉन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब खेत के बीच में कई कई जगहों पर आप अगर घास उगा दें जो कि थोड़ी ऊंची घास हो, तो उससे क्या होगा, हवा की गति को काफ़ी रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है प्लांट्स के बीच में। तो इस प्रकार भी सॉइल एरोजन को रोका जा सकता है बाय ग्रोइंग ग्रास और सम डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स इन बिटवीन द क्रॉप्स। इसको कहा जाता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन सिमिलर वे। कभी कभी हम बीच में पेड़ों की एक लाइन चारों तरफ उगा दो या फिर बीच में उगा दो, तो इससे भी हवा की गति में कमी आती है। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। तो ऐसे पेड़ जो कि प्लांट्स को बचाते हैं सॉइल एरोजन से, यानी कि सॉइल एरोजन ना हो ज़्यादा, ऐसे प्लांट्स हम साइडों में चारों तरफ उगा दें या फिर बीच बीच में भी खेत में कहीं कहीं उगा दें, तो ऐसे रोज को कहा जाता है शेल्टर बेल्ट्स। These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and in stabilizing the desert in western India. तो इसी शेल्टर बेल्ट के द्वारा जो हमारे
पश्चिम भारत के अंदर स्पेशली इन राजस्थान लाइक एरियाज जहाँ पर सैंड ड्यून्स रेत के टीले रहते हैं और रेत हवा के साथ बहकर एक जगह से दूसरी जगह जाती है और डेजर्ट एरिया बढ़ता है यानी कि ज़्यादा डेजर्टिफिकेशन होता है, तो वहाँ पर जो ये मेथड है शेल्टर बेल्ट, इससे डेजर्ट के बढ़ने को कई बार रोका गया है और इससे काफ़ी फ़र्क भी देखने को मिला है। सो दैट्स ऑल चिल्ड्रन।